Ignited Minds Tutorials has just released an insightful video discussing the gripping topic of Nazism and the rise of Hitler. Aimed at students of Class 9 CBSE, this history chapter provides a comprehensive understanding of one of the most influential and tragic periods of the 20th century. The video delves into the origins of Nazism, exploring key aspects such as Hitler's early life, the fascist ideology, and the socio-economic conditions that allowed the Nazi Party to gain power in Germany. By analyzing historical events and their consequences, students are provided with a deep insight into the rise of Hitler and the subsequent horrors of the Holocaust. Presented in a concise and engaging manner, this tutorial equips students with knowledge that extends beyond textbooks. It prompts critical thinking and fosters a clear understanding of the factors that facilitated Hitler's ascent to power, emphasizing the importance of vigilance against the propagation of hatred and discrimination. As students progress through the video, they gain a broader perspective on the impact of Nazism, enhancing their ability to grasp the complexities of history and their relevance in today's world. Ignited Minds Tutorials ensures that learners comprehend the significance of this dark chapter, empowering them to stand against bigotry and create a more inclusive society. With Ignited Minds Tutorials video on Nazism and the rise of Hitler, Class 9 CBSE students can acquire profound knowledge of history, encouraging them to actively contribute towards building a brighter future for humanity. Okay, so बच्चा पार्टी will start with Nazism and the rise of Hitler. ठीक है, ये चैप्टर आपका एक बहुत क्रूशियल चैप्टर है, सिर्फ आपके स्टडी के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, आपके बहुत सारे और भी पर्सपेक्टिव से. ठीक है, सो एक्चुअली नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, यहाँ पे एक मतलब यू आर नॉट ओनली गोइंग टू स्टडी हाउ द एंटायर ये कैसे हिटलर का राइज हुआ, कैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ मूव हुए. ठीक है, ओके. एंड तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब फाइट हुआ था? वर्ल्ड वॉर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड के बीच में वॉर तो मतलब कैसा वॉर? कंट्री वाइड वॉर. ओके, सो देखो वर्ल्ड वॉर मतलब होता है आपके एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जब वॉर होता है तो एक वो अलग एस्पेक्ट होता है. लेकिन वर्ल्ड वॉर जब हम बोलते हैं तो काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक दूसरे से लड़ते हैं. ठीक है, सो देयर आर अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर फाइटिंग विथ ईच अदर. इसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड वॉर. ठीक है, सामने कौन खड़ा रहता है कैमरे के? ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका कब से कब तक? 1914 से 1918 तक. ठीक है, नाउ व्हेन अ कंट्री फाइट्स विथ अनदर कंट्री दैट्स अ वॉर, बट व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज फाइट्स विथ अनदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट्स अ वर्ल्ड वॉर लेवल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी, फिर इटली, फिर जापान, ये सब एक हो गए भाई साहब. ठीक है, और फिर दूसरे कंट्रीज एक हो गए और ये घमासान युद्ध चालू हुआ. ठीक है, इसमें जो कंट्रीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो भी खींचे गए. जैसे उस टाइम पे इंडिया जो है, इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था और ब्रिटिशर्स इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे. ग्रेट ब्रिटेन वाज पार्टिसिपेटिंग इन दिस वॉर, सो हेंस इंडिया वाज आल्सो पुल्ड इनटू दिस वॉर. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई साहब. 1914 से 1918 तो दो पावर्स थे भाई साहब आपके, एक थे अलाइड पावर्स एंड द अदर वन वाज सेंट्रल पावर्स. व्हाट कुड बी द चीफ रीजन फॉर अ वॉर? वॉर का रीजन क्या हो सकता है? देखो यूरोप में जितने भी आपके कंट्रीज थे इनके बीच में वॉर का सेंटिमेंट कैसे पनपा? वाई वुड यू गो एट अ वॉर विथ समबडी? आप किसी के साथ फाइट कब करेंगे? कैसा अनबन? मुझे तुमसे कुछ बनाना ही नहीं है, तुमसे मैं अपने कंट्री में, तुम अपने कंट्री में, क्यों ही हम एक दूसरे लड़ेंगे? अनबन कब होगा? आइडियोलॉजी देखो, आइडियोलॉजी अगर डिफरेंट होती है ना तो मतलब घर में ही फसाद होता है. ठीक है, बाहर नहीं होता. वॉर का मेन रीजन होता है जेलेसी. ठीक है, वॉर का वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज जेलेसी. अभी देखो जैसे ग्रेट ब्रिटेन था और उसमें उस टाइम पे फ्रांस था, उस टाइम पे भाई साहब पोर्तुगल था. ठीक है, ये सारे जितने भी कंट्रीज थे ये इम्पेरियलिस्ट थे. इम्पेरियलिस्ट मतलब समझ में आता है? व्हाट इज एन इम्पेरियलिस्ट नेशन? अ नेशन विच एक्चुअली कोलोनाइजेस अदर वीकर कंट्रीज. ठीक है, तो आपका जैसे इन लोगों ने सब वीकर कंट्रीज को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर अपनी सत्ता जमा ली थी. जैसे
बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में ग्रेट ब्रिटेन का राज था। पोर्तुगीज भी इंडिया में एक थोड़े से पार्ट में आए थे, जहाँ पे जैसे पौंडीचेरी वगैरह में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे काफ़ी सारा पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस है। गोवा भी पोर्तुगीज से बहुत लेट आज़ाद हुआ था। फॉर एग्जाम्पल हमारा आज़ादी हुआ 1947 में, लेकिन गोवा को पोर्तुगीज क्लचेस से आज़ादी करते करते हमारा 1965 हो गया। ठीक है, वी एक्चुअली रिलीज्ड गोवा फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर बाय अराउंड 1965। ठीक है, सो ऐसा है। तो ये सारे जो थे, ये पावर जो थे वो वीकर कंट्रीज पे अटैक करके उन पे कब्जा करके लूट रहे थे, और कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो ऐसा नहीं कर रहे थे। जर्मनी ने ऐसा नहीं किया था, इटली ने ऐसा नहीं किया था, ऑस्ट्रिया ने ऐसा नहीं किया था, जापान ने भी ऐसा नहीं किया था। तो एक हिंसात्मक विरोध जन्मने लगा। ठीक है, कि ये कैसे सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, हाउ आर दे कंट्रोलिंग द एंटायर थिंग। ठीक है, सो ये था। तो 1914 से 1918 तक ये 4 साल ये वॉर चला। इसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए। हालांकि इसमें बहुत मॉडर्न वेपनरी का यूज़ नहीं हुआ था। इसमें आपके सिर्फ बंदूक वगैरह, तोप वगैरह जो यूज़ होते हैं वो यूज़ होता। काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न वेपनरी का यूज़ इसमें नहीं हुआ था। ये जो वॉर चला, ठीक है, आप बहुत सारे वॉर के मूवीज़ अगर देखोगे, एक ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है 1918, इसका नाम ही है 1917, तो आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा। ये 1917 शायद अमेजन प्राइम में अवेलेबल है, मैंने तो हॉल में देखा था। लेकिन ये सारे मूवीज़ जो हैं ये दे आर बेसिकली पर्टेनिंग टू दैट टाइम। ठीक है, मतलब उस टाइम के नहीं, लेकिन कैसे बंकर्स होते थे, कैसे भाई साहब गुरिल्ला वॉरफेयर होता था, कैसे लोग मतलब बंदूक चलाते हुए आगे बढ़ते थे। तो ये उस टाइम के वॉर का एक पिक्चराइजेशन है। बहुत सारे मूवीज़ बने जिसपे आपको एक आइडिया मिलेगा कि व्हाट वाज द स्ट्रगल ऑल अबाउट। ठीक है, क्या ये अलाइड पावर्स थे और ये सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये थे आपके अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, एंड टर्की। ये भाई साहब आपके 2 पावर्स थे। ठीक है, इसमें जब वॉर हुआ तो सेंट्रल पावर्स हार गई, बहुत बुरी तरह से हार गई। और इन लोगों ने भाई साहब सेंट्रल पावर्स पे बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी। ठीक है, मेनी रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड। तो जर्मनी पे, जैसे जर्मनी एक कंट्री हुआ करता था, जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था और उसमें काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। जर्मनी का जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था वो सब उन्होंने ले लिया। ठीक है, जर्मनी भाई साहब एकदम उसका इकोनॉमी क्रैश हो गया। लोगों के पास भाई साहब खाने पीने को नहीं थे। ठीक है, लोग रास्ते पे आ गए। भाई अगर किसी भी रीजन का आप इंडस्ट्रियल बेल्ट ही अगर ले लेंगे तो राइन रिवर हुआ करता था, अभी भी है। राइन रिवर के आजू बाजू का जो कोस्ट है वो काफ़ी रिच इन मिनरल्स है, और ये सब अलाइड पावर्स ने ले लिया। अलाइड पावर्स ने ये कब्जा कर लिया। जर्मनी को एक शेमफुल ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें जर्मनी को बहुत बड़ा खामियाजा जुर्माना देना पड़ा, बहुत पैसा देना पड़ा। तो जर्मनी घुटनों पे आ गई। ठीक है, 1980 के बाद जर्मनी में कुछ बचा ही नहीं। पीपल वेर डाउन ऑन, मतलब ऑन स्ट्रीट्स। ठीक है, दे डिडंट हैव एनी जॉब्स, डिडंट हैव एनीथिंग। तो जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ भी इन्होंने यही किया, टर्की में भी इन्होंने यही किया। टर्की बेसिकली क्या था? टर्की जो था वो एक मोहम्मदन कंट्री था। ठीक है, अभी टर्की के जो चीफ थे उनको इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा माना जाता था। ठीक है, खलीफा मतलब समझते हैं, जो जिन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया। तो इस्लामिक वर्ल्ड, इनके जो हेड थे, इनको खलीफा बोला जाता था। तो एक अफवाह फैली कि भाई अभी खलीफा को अरेस्ट कर लिया जाएगा और खलीफा को हम इन लोग जेल में डाल देंगे और उनको मतलब बहुत टॉर्चर किया जाएगा। तो सारा जो मोहम्मदन कंट्रीज था वो सब यूनाइट हो गई। ठीक है, और इंडिया में भी एक मूवमेंट हुआ जिसको हम खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। खिलाफत मूवमेंट में, नेशनलिस्ट मूवमेंट में गांधी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था क्योंकि सारे मोहम्मदन्स इसमें अलाइन हो गए थे। खैर, मैं आपको यहाँ पे ये आइडिया दे रहा हूँ कि जब वॉर खत्म हुआ, वॉर में जो डिवास्टेशन हुआ, वॉर में जो लॉस हुआ वो तो हुआ, लेकिन वॉर के बाद इन लोगों ने बहुत फोर्सफुल ट्रीटीज साइन करवाई इनसे। ठीक है, बहुत फोर्सफुल ट्रीटीज साइन करवाई, बहुत जिल्लत महसूस हुई इन कंट्रीज को। ठीक है, दे वर बेसिकली, तो टर्की, अभी यहाँ पे देखो 1917 यूएस एंटर्ड वर्ल्ड वॉर। तो यूएस एकदम बैकडोर एंट्री मारता था। ठीक है, जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भी यूएस ने सबसे लेट एंट्री मारा था। इस वर्ल्ड वॉर में भी यूएस ने सबसे लेट एंट्री मारा था। ठीक है, यूएस एंटर्ड वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, एलाइड पावर्स वन द वॉर, तो ये जीत गया भाई साहब। डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। नवंबर 1918 में सबको डिफीट कर दिया। ठीक है, दे वर ऑल डिफीटेड।
द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पार्टी। अभी जर्मनी जब डिफीट हुई तो यहाँ पे इंपीरियल जर्मनी मतलब मोनार्कियल रूल था जर्मनी में, वो खत्म हो गया और डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। तो अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया। तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि अब आप अगर एक ही टाइम पे ना बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो वो बैकफायर होगा ही, ठीक है। एक एक करके अगर आप चेंजेस लाएंगे ना, अभी जर्मनी को वॉर में डिफीट मिला, उनको वर्साइलिस ट्रीटी साइन करना पड़ा, उनका बहुत सारा लैंड चला गया, बहुत सारा अमाउंट उनको टैक्स में भरना पड़ा, जुर्माना भरना पड़ा। इन सब में पहले एम्परर थे, अभी एम्परर को थ्रो करके इन लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ला दी, सिस्टम और ज़्यादा हिल गया, ठीक है। एक बर्दाश्त के बाहर हो गया चेंजेस। इतने सारे चेंजेस को आप एक साथ हेल्दली अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट अकोमोडेट ऑल दीज चेंजेस इन अ सिंगल गो, ठीक है। सो इसका असर तो गिरना ही था। तो अभी लोग क्या हो गया, अभी देखो अगर जर्मनी पे टैक्स बढ़ गया, जर्मनी के जो राइन लैंड था वो चला गया, ये सब जब जर्मनी पे उपद्रव होने लगा तो सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगतेगा? कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल देखो, जब तक आपके सर के ऊपर छत है, खाने को खाना है, सोने को वैसा बिस्तर है और इंटरनेट है, ये सब सारी चीज़ें आप तक को जब तक उपलब्ध हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर मैं बोल दूँ विशाल बेचारा 3 दिन से भूखा है भाई साहब, ठीक है, उसके घर में पानी नहीं आ रहा, नहा भी नहीं पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो जो आदमी जा रहा है ना रास्ते में, इसके वजह से हुआ है। विशाल भाई साहब एक गन और या जो भी छुरी उड़ी उठाएगा उसको मार देगा जाके। दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। व्हेन यू स्ट्रगल फॉर मीटिंग अप विद द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, देन आपको कोई भी दिमाग आपका घुमा सकता है, और यही जर्मनी में हुआ। हिटलर ने इस बात का फ़ायदा उठाया, ठीक है, क्योंकि जर्मनी अभी टूट चुकी थी, ठीक है। और तो जर्मनी के लोग अभी बोले ये जो नया गवर्नमेंट आया ना यही गधा है, ठीक है, यही बेकार है, पहले हमारे एम्परर थे वही सही थे, ठीक है। लेकिन जर्मनी को ये नहीं दिख रहा है कि भाई साहब ये जो नया गवर्नमेंट आया है इसको टाइम ही नहीं मिला है, और दूसरी बात इसने गवर्नमेंट का बागडोर तब संभाला है जब बहुत सारा लॉसेस ऑलरेडी हो चुका है। जर्मनी इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज क्राइसिस, उस टाइम पे इसने बागडोर संभाला है। लोगों को भाई साहब अपना प्रॉब्लम दिखता है पहले, देश का दुनिया का प्रॉब्लम बाद में दिखेगा, अपना प्रॉब्लम किसी को भी पहले दिखेगा, ठीक है। तो जर्मनी में लोग यही सोचने लगे कि दिस पार्टी और ये जो आपका भाई साहब अलायंस बना है या ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, दिस इटसेल्फ इज रॉन्ग, ठीक है। पहले हमारा लाइफ अच्छा था, अभी सब बिगड़ गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड थिंकिंग, क्योंकि एक साथ आप बहुत सारे चेंजेस एक ही बार में लाने की कोशिश करोगे तो वो बैकफायर होगा, ठीक है। डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स, एलाइड पावर्स ने इनको डिफीट किया। नेशनल असेंबली मेट एट वेमार। वेमार बेसिकली जर्मनी में एक जगह है और यहाँ पे नेशनल असेंबली मीट हुई, इनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। सो दे मेट अप एट वेमार, ठीक है। वेमार में इनका मीटिंग हुआ। एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो भाई साहब एक डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ, ठीक है, और एक फेडरल स्ट्रक्चर मिला। डेप्यूटीज वेर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट फॉर राइक्सटैग, ठीक है। तो डेप्यूटीज का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। अभी भाई साहब राइक्सटैग बेसिकली एक जैसे हम बोलते हैं ना पार्लियामेंट, वैसा ही है। राइक्सटैग में इन लोगों का इलेक्शन होने लगा। दे वेर नाउ इलेक्टेड, ठीक है, डेप्यूटीज वेर इलेक्टेड। वेमार रिपब्लिक डिड नॉट रिसीव पीपल सपोर्ट। इसको भाई साहब लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। रीजन क्या था? लोगों को लग रहा था भाई साहब ये जो रिपब्लिक आई है या ये जो नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी की वजह से हमारी ये दुर्दशा है, ठीक है। एवरीबडी स्टार्टेड ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। Okay. Because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat. तो जर्मनी के डिफीट के बाद वेमार रिपब्लिक को बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने हुए, ठीक है। जो सेंट्रल पावर्स थे उन्होंने बहुत सारे पाबंदियां लगा दी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बहुत सारे फाइन्स इंपोज कर दिए, बहुत सारा टेरिटरी भी छीन लिया, ये सारे काम करने लगे, ठीक है। तो अभी इनको लगा कि भाई साहब जर्मनी का जो डिफीट है वो सिर्फ वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुआ है, क्योंकि हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक गवर्नमेंट को दोष देने लगी। जर्मनी साइंड हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, ठीक है, ट्रीटी होगा यहाँ पे, पीस ट्रीटी। तो जर्मनी को भाई साहब हार्श मतलब बहुत कठोर और ह्यूमिलेटिंग, इंसल्टिंग पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि जर्मनी हार गई थी तो इसीलिए उनको फोर्सफुली ये सब ट्रीटी साइन करनी पड़ी,
ठीक है, जिसमें उनका लैंड बहुत सारा जो मिनरल रिसोर्सेज से रिच था वो चला गया, बहुत सारा उनको टैक्स देना पड़ा, बहुत सारा फाइन देना पड़ा, तो जर्मनी वॉज ब्रॉट डाउन टू इट्स नीज। ठीक है, जर्मनी की हालत बद से बदतर होने लगी। लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, तो जर्मनी के भी कुछ कॉलोनीज हुए थे उस टाइम पे, हालांकि ब्रिटिश या फ्रेंच की कॉलोनीज नहीं थे, लेकिन जर्मनी के जितने भी कॉलोनीज थे दूसरे जगहों पे वो सब चले गए। लॉस्ट 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 1/10वां हिस्सा, ठीक है, उनका मतलब चला गया। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज गॉन। ओके, लॉस्ट 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, ये बहुत बड़ा झटका था, इसके टेरिटरीज का 13% चला गया, जिसमें भाई साहब मिनरल रिसोर्सेज थे, जिसमें आपको जर्मनी का डेवलपमेंट होता था, ये सब जर्मनी के हाथ से जाने लगा। और तेरे को भी अभी नींद आने लगी, ठीक है, एक साथ ही हो रहा है, जर्मनी भी जा रहा है, तू भी जा रहा है। 75% ऑफ इट्स आयरन, अभी यहाँ पे देखो जर्मनी आज भी आप देखोगे ना, जितनी भी 4 व्हीलर्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% जर्मन मेड है, ठीक है, वॉल्क्सवैगन, ठीक है, फिर आपका बहुत सारे जो प्रीमियम क्वालिटी कार्स हैं वो सब जर्मन मेड हैं, ठीक है। तो जर्मनी क्यों, क्योंकि भाई साहब जर्मनी में आयरन और डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन इस वॉर के बाद 75% ऑफ इट्स आयरन ओर वॉज लॉस्ट। आयरन ओर के जो खान थे, ठीक है, वो 75% जर्मनी ने लूज किया, एंड 26% ऑफ इट्स कोल, दोनों भी ज़रूरत है, आयरन और साथ ही साथ कोल इफेक्टिव प्रोडक्शन के लिए दोनों भी ज़रूरत है, ठीक है। वाह वाह, धूप निकली भाई साहब, जिस दिन आपकी स्कूल छुट्टी होती है उस दिन धूप निकलता है, उसी दिन बारिश बंद होती है, तो बारिश बंद अगर करना हो तो सारी स्कूल की छुट्टियाँ करा दो, है ना। ओके, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल वेयर गिवन टू फ्रांस। तेरे को आज ऑनलाइन क्लास था, कितने पैसे था? कभी मैसेज आया था, रात को ही भेजा था। एक बंदा मेरे को बोल रहा है नहीं सुबह आया था मैसेज हमको, मेरे को वो मैसेज फॉरवर्ड करना, घर पे जाके स्नैपशॉट निकाल के टाइमिंग के साथ मेरे को मैसेज फॉरवर्ड कर, ठीक है, किस टाइम पे आया था, रात को आ गया था ना, ठीक। ओके, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल वेयर गिवन टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड सब भाई साहब मिल बांट के खाटने लगे, ठीक है, सब भाई साहब। जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोगों के ग्रुप में मैंने डाला कि छुट्टी है तो टाइमिंग चेंज कर सकते हो, तो इनका आया कि नहीं हमारा ऑनलाइन क्लास है। वो 10th का ग्रुप में कल नहीं कुछ डाला, आज डाल रहे हैं कि नहीं हमारा तो ऑनलाइन। मैंने बोला कल क्यों नहीं बोला जब मैंने सेटअप किया था, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जब रहेगा ना ऐसा कुछ तो पहले से बोल दे करेंगे तो हमको भी सहूलियत होती है। ओके, तो अभी 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल वेयर गिवन टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, सब मिल बांट के खा रहे हैं जर्मनी की प्रॉपर्टी को, ठीक है, जर्मनी की प्रॉपर्टी को सब मिल बांट के खा रहे हैं। अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी, क्योंकि जर्मनी एक उनके लिए खतरा बन गया था, जर्मनी में डेवलपमेंट हो रहा था और जर्मनी उनके लिए खतरा बन रहा था, तो अलाइड पावर्स ने क्या किया भाई साहब, इसकी नींव तोड़ दी, कोल और आयरन को ले लिया, फिर और क्या ले लिया भाई साहब, डीमिलिटराइज्ड, मतलब इसकी मिलिट्री को भी डीमिलिटराइज कर दिया, इसकी मिलिट्री को भी तोड़ दिया, ठीक है। डीमिलिटराइज मीन टू वीकन इट्स पावर, इसको वीकन करने के लिए डीमिलिटराइज कर दिया। ओके, फोर्स टू पे कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन यूरोस, इतना भाई साहब कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा आपको, 6 बिलियन यूरोस, ठीक है। अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिच रिसोर्स लैंड दैट इज राइन लैंड, ये राइन लैंड भाई साहब रिसोर्सेज से भरा हुआ था, ठीक है। तो अलाइड पावर्स, ये अलाइड आर्मीज जो थी, दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइन लैंड, तो रिसोर्स रिच जो राइन लैंड था वो ऑक्यूपाई किया, ठीक है। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. अभी प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी के लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि भाई साहब गवर्नमेंट बहुत वीक है, गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत सारी पाबंदियां लग चुकी हैं। पहले जो मोनार्कियल रूल था उस पर पाबंदियां नहीं थी क्योंकि वो वॉर लड़ रहा था या वॉर लड़ने के पहले था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वॉर में डिफीट हुआ तो बहुत सारी ट्रीटीज को साइन करना पड़ा, ठीक है। मेनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक, ये वेमार रिपब्लिक जो नया गवर्नमेंट आया है यही हमारे भाई साहब डिफीट के लिए जिम्मेदार है, बट द डिसग्रेस एट वर्साइलेस, यही हमारे ह्यूमिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन नए गवर्नमेंट का इसमें कोई भी योगदान नहीं था, नए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है, तो सब लोग इसको रिस्पॉन्सिबल मानने लगे। ओके, एफेक्ट्स ऑफ द वॉर, डेवेस्टेटिंग इंपैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट में, मतलब पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक बहुत डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट था। बिल्डिंग्स टूट चुकी थी, खेत उजड़ चुके थे, लोगों के ऑफिसेस घरें बर्बाद हो चुकी थी, लोगों के लाइव्स गए थे, कितने ही मिलिट्री मैन ने अपना लाइफ लूज़ किया था, और
खर्चा जो हुआ सो तो हुआ, ठीक है। सो देयर वाज डेवस्टेशन थ्रू आउट द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियल लॉस। साइकोलॉजिकल लॉस मतलब कैसे, कोई आपका मतलब कोई उनका मिलिट्री में मारा गया है, कोई आर्मी में चला गया है, किसी को गोली लग गई है, दे हैड लॉस्ट पर्सनल लॉसेस, ये सब आपके पर्सनल लॉसेस थे, एंड फाइनेंशियल लॉस तो था ही, ठीक है। सो ये वॉर का इम्पैक्ट तो आया ही था। सो ऐसे ऐसे देखिए, आपके सोल्जर्स जो होते थे वो ऐसे ट्रेंचेस में रहते थे, और यहाँ पे ना मतलब लोग मरे पड़े हुए हैं फिर भी फाइट चल रहा है भाई साहब, ऐसा था। इन ह्यूमन कंडीशंस में सब्जेक्ट हो गए थे, क्योंकि ये जो वॉर चल रहा था, ये वॉर ना गर्मी देखता था और ना ही ठंडी। जब ठंडी पड़ती थी तो भाई साहब इतनी ठंडी पड़ती है, वहाँ पे बर्फ़ होता है, पूरा पानी जमा हो जाता है, उन पानी में ही रहना पड़ता था। सोल्जर जो रहते थे उसी पानी में, कीचड़ में ऐसे रहते थे, ठीक है। ट्रेंचेस होते थे, सोल्जर्स ऊपर नहीं रह सकते तो मारे जाएंगे, तो इसीलिए गड्ढा खोद के ऐसे ट्रेंचेस में रहते थे, और गड्ढे में से पानी निकलता रहता था। उसी पानी के ऊपर भाई साहब कैसे भी बेड लगाकर सो जाना, फिर अटैक करना, ये सब चलता रहता था, और ये महीनों तक, सालों तक चलता रहता था। एज यू सी द वॉर वेंट ऑन फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स, ठीक है। सो ऐसे ट्रेंचेस में रहते थे। कौन जिएगा कौन मरेगा, अक्सर मतलब कोई सोल्जर खाना खा रहा है और बाजू में ही 3-4 लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसा है, ठीक है। दैट वाज इन ह्यूमन कंडीशन इन विच दे हैड टू स्टे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। घरें बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है, खेत उजड़ गए थे, ऑब्वियसली बड़े बड़े पैमाने पे वॉरफेयर हो रहा था। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब ये भाई साहब पहले पैसा लोगों को देते थे, ठीक है, अभी भाई साहब इनको खुद की पैसे की तंगी हो गई है। पूरे सब में इम्पैक्ट आया, ऐसा नहीं कि अलाइड पावर्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है, तो सब में इम्पैक्ट आया, ठीक है। सबको भुगतना पड़ा वॉर का ट्रॉमा। वेमार रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर, ठीक है। वेमार रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कॉम्पनसेशन। तो इनके ऊपर एक फोर्सफुल ट्रीटी साइन करवाई गई और इनको फोर्सफुली कॉम्पनसेशन पे करने के लिए बोला गया। वेमार रिपब्लिक वाज सब्जेक्टेड टू दीज कंडीशंस, ठीक है। ओके, वेमार रिपब्लिक वाज सपोर्टेड बाय मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग ग्रुप्स थे वेमार रिपब्लिक में। सोशलिस्ट ग्रुप क्या होता है, जो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है। कैथोलिक्स एक कम्युनिटी होती है, एंड डेमोक्रेट्स, ठीक है, डेमोक्रेट्स तो जो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। Deep imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. अभी आज की तारीख में देखो, जिसका जितना सोसाइटी में इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ऑब्वियसली अगर वॉर का एनवायरनमेंट है तो सोसाइटी में किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, सोल्जर का कि सिविलियन का, ऑब्वियसली सोल्जर का, ठीक है। तो सोल्जर का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, ठीक है, ओके। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. तो सब हर समय, हर स्कूल में, हर जगह पे कम ऑन यू आर स्ट्रॉन्ग, ऐसे ऐसे बोले जाने लगा। अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वीक हो, ठीक है, खड़ा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होने लगा। एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी उस टाइम पे ये है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन है, कितना आप लड़ सकते हैं, कितना आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, ये सब, ठीक है। सो अग्रेसिव। मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ मतलब क्या होता है, देखो ऐसे फील्ड होते थे, बड़े बड़े फील्ड है। अभी समझ लो यहाँ से दुश्मन कंट्री के लोग आ रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, वैसा वैसा ट्रेंच, गड्ढा खोद के रखेंगे, और ये गड्ढा भाई साहब बड़ा सा गड्ढा रहेगा ऐसा, ठीक है, इसमें सब सोल्जर्स रहेंगे, ठीक है। ये ट्रेंच लाइफ है। ट्रेंच लाइफ ऐसे गोनी रहेगा, यहाँ पे ऐसे गोनी रहेगा थोड़ा बहुत पासेज के लिए, और यहाँ पे वैसा वैसे कबर्ड्स रहेंगे, यहाँ पे वैसे लोग रहेंगे रेस्टिंग के लिए। तो शिफ्ट में लोग सोते थे, ठीक है। तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट है, तुम इसमें सोगे, फिर कोई दूसरा ड्यूटी पे लगा रहेगा। ये इसको ट्रेंच लाइफ। तो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, वाह क्या काम कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। मतलब पेट्रियोटिज्म को इनकरेज करने के लिए ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, ओके। तो दिस इज हाउ अ ट्रेंच वुड लुक लाइक। दिस इज अ सोल्जर। देखो यहाँ पे ऐसा ट्रेंचेस होते थे, और यहाँ पे ये सोल्जर्स, सी पीपल यूज टू डाई, ठीक है, ऐसे ही पड़े हुए भाई साहब, वो लाशें पड़ी हुई हैं। देखो इनको कहाँ, इनको अंतिम संस्कार भी नहीं होता था इनका, कैसे करें, ठीक है। गोलियां चल रही हैं भाई साहब चारों तरफ से, ये पड़े हुए हैं तो पड़े हुए 7 दिन 10 दिन 15 दिन वहीं पे सड़ जाते थे, ऐसा होता था। और जब बर्फ गिरता था तो और हालत हो जाती थी। ड्यूरिंग रेन्स एंड ड्यूरिंग स्टॉर्म्स और ड्यूरिंग वेदर कंडीशंस गोइंग सीवियर, इट यूज्ड टू बी वर्स कंडीशंस, ठीक है। तो द ट्रूथ आवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस। इनका लाइफ था ही नहीं,
आधे पानी में होते थे ये पूरा, ठीक है। जब बर्फ होता था या पानी गिरता था तो ये पानी में होते थे, उसी में रहना पड़ता था 24 घंटे। ऐसे बूट्स होते थे जिसको वो पहन के रहते थे और ऐसे गार्ड करना पड़ता था। तो दिस इज हाउ ट्रेंच लाइफ यूज्ड टू बी एंड इट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर मंथ्स और मे बी ईयर्स टुगेदर, ठीक है। तो ऐसे ट्रेंच लाइफ में, तो ऐसे ट्रेंच लाइफ को तो हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ट्रेंच लाइफ में हैं दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, उनका लाइफ मिजरेबल हो गया था, ठीक है। ट्रैप विथ रैट्स फीडिंग ऑन द कॉर्प्सेस, तो क्या होता था, ये जो लोग मर जाते थे इनकी अंतिम क्रिया तो नहीं हो पाती थी, इनको दफना भी नहीं पाते थे, तो इनको रैट्स आकर खाते थे, चूहे इनका मांस खा रहे हैं। एक ऐसा खराब कंडीशन था, इसमें लोगों को रहना पड़ता था, अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, ठीक है। सो उस टाइम का वॉरफेयर का यही कंडीशन था, फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर, तो सब लोग एग्रेसिवली भाई सब वॉर करना है, जीतना है, लोगों को डिफीट करना है, आगे बढ़ना है, यही सब, ठीक है। वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर, हम नेशन के लिए मर मिटेंगे, ऐसा। ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर, तो पब्लिक में वॉर को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, वॉर हीरोज को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, मिलिट्री मैन के ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर को ग्लोरीफाई किया जाने लगा। सो ऑल दीज वेर प्रोमोटेड, गेव राइज टू डिक्टेटरशिप। ये ऐसा समाज, देखो हम चाहे हजारों बार बोल ले कि हिटलर ही जिम्मेदार था, लेकिन हिटलर का निर्माण किसने किया है? हाउ डू यू थिंक हिटलर वॉज एक्चुअली मेड इन अ कंट्री? The entire country made Hitler. Hitler was not born all of a sudden, ठीक है, वो आसमान से नहीं गिरा था, ठीक है। हिटलर जिसका हम एग्जाम्पल आज की तारीख में देखते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर्स, ही वॉज नॉट बॉर्न ऑल ऑफ अ सडन, वी मेड हिम, ठीक है। जर्मनी के लोगों ने उसको बनाया, क्योंकि जर्मनी में इतना एग्रेसिव बिहेवियर को ये कराया जाने लगा कि उस सब में से हिटलर पैदा हुआ, ठीक है। तो गेव राइज टू डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, बर्थ ऑफ रिपब्लिक, ठीक है, gave rise to revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of Bolshevik revolution in Russia। अच्छा, उस टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पूरे तमाम यूरोप में, तो रशिया में बॉल्शेविक रेवोल्यूशन चल रहा था। ये बॉल्शेविक रेवोल्यूशन बेसिकली किस टाइप का रेवोल्यूशन था? बॉल्शेविक रेवोल्यूशन वाज एक्चुअली रशिया में भी मोनार्कियल रूल हुआ करता था और वहाँ के किंग को बोला जाता था तसार, तो तसार रूल को डिस्टेबलाइज करके सोशलिस्ट रूल आ रहा था, ठीक है। और ये रेवोल्यूशन से लोग प्रेरित थे, तो जर्मनी के लोगों को भी लगा कि भाई साहब हमको भी कोई रेवोल्यूशन करना चाहिए ताकि पूरा ढांचा ही चेंज हो जाए, ताकि हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का ढांचा चेंज हो जाएगा। द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम गेट्स अपरूटेड एंड चेंज्ड एज वेल, ठीक है। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज, ठीक है। वर्कर्स, सेलर्स, ये सब भाई साहब आपके देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके के सोवियत रशिया में एक ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, लोग रास्ते पे उतर आकर भाई साहब आंदोलन चला रहे थे टू ओवरथ्रो द तसार रूल ऑल टुगेदर, ठीक है। वेमार रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स, ठीक है। तो वेमार रिपब्लिक ने क्रश कर दिया, वेमार रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists craved for radical solution. Radical मतलब फटाफट का solution, ठीक है। तो ऐसा समाज में फटाफट चेंजेस आने लगे। Anguished Spartacists later founded the Communist Party of Germany. तो ये सब जर्मनी में एक साथ चेंजेस चल रहे थे भाई साहब, धनाधन, ठीक है। All these changes in Germany were happening. देखो the reason why we need to अंडरस्टैंड, देखो चैप्टर का नाम क्या है? द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ हिटलर को ऐसे, अरे हिटलर आया, हिटलर ने ये क्या, किसने करने का मौका दिया? हिटलर कहाँ से आया? लोगों ने उसको एक्सेप्ट क्यों किया? ये समाज में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ? एक नहीं, दो नहीं, 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया गया, और ऐसा नहीं कि गोली चलाकर मार दिया गया, इनको पकड़ पकड़ के लाकर जमा करके मार दिया गया। These were known as concentration camps, ठीक है। The most brutal event ever that happened in history, ये डांस ऑफ डेथ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ज्यूज को पकड़ पकड़ के लाया जाता था, ट्रेनों में भर के लाया जाता था, और ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे। इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इनको ठूस कर पॉइजनस गैसेस छोड़ दिए जाते थे। हाँ, एसिड रूम प्लस आपके ऐसे गैसेस छोड़ दिए जाते थे, वहीं पे वो ढेर हो जाते थे, ठीक है। ये और ये कंटिन्यूस चलता रहता था।
10,000 लोग रोज मारे जाते थे ऐसे। देखिए वॉर में आप भाई साहब 2 नेशंस लड़ रहे हैं या 2 आर्मीज लड़ रही हैं, उसमें लोग मरते हैं वो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस को पकड़ा जाता था और उनको मौत के घाट उतारा जाता था। तो लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ये सब हिटलर ने करवाया, लेकिन ऐसे ही नहीं हो सकता। किसी को आप पकड़ के कहाँ से ला रहे हैं भाई साहब? तो सपोर्ट चाहिए ना, पूरा सिस्टम का सपोर्ट चाहिए। तो कैसे लोगों को सपोर्ट मिला या कैसे ये नाज़ी पार्टी हुई, इसीलिए ज़रूरी है ये समझना कि उस टाइम पे जर्मनी की पोजीशन या सिचुएशन क्या थी, जर्मनी में लोगों का मनोभाव क्या था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। To blame Hitler is one thing, but to understand the context in which Hitler actually rose up to power and was able to perform the wars in such a devastating way or such a brutal massacre of so many Jews, how did it happen? ठीक है, ये हुआ कैसे? ठीक है, so हमको इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझना है। 1923, तो 1918 में भाई साहब आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। पॉलिटिकल चेंज वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी भाई साहब पॉलिटिकल चेंज तो हुआ है, क्योंकि पहले जर्मनी में मोनार्कियल रूल था, अभी वो रिप्लेस हुआ है डेमोक्रेटिक सिस्टम से या नेशनल असेंबली से। ठीक है, नेशनल असेंबली वाज सेटअप एंड दैट वाज बेसिकली मैनेजिंग द एंटायर नेशन। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया भाई साहब, होना ही था, क्योंकि इतना बड़ा खामियाजा अगर आपको भरना रहे, इतना बड़ा अगर आपका लॉस हो जाए, जो आपका राइन लैंड है वो चला जाए, तो जर्मनी वाज पासिंग थ्रू और गोइंग थ्रू ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस। पूरा भाई साहब जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भाई साहब डामाडोल हो गई थी। द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम हैड कोलैप्स्ड। ठीक है, पूरा एक कोलैप्स हो चुका था। ओके, जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। तो पहले भी जर्मनी ने जो वॉर फाइट किया था वो अलग अलग कंट्रीज से इसने लोन्स लिए थे, was largely on loans, had to pay war reparations in gold। इनको भाई साहब गोल्ड में बनना पड़ा। ठीक है, डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम्स रिसोर्सेज वेस्ट केस। तो अभी जब इनको भरना पड़ रहा है, ठीक है, व्हेन ही वाज डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स, तो आपके गोल्ड रिजर्व्स भाई साहब कम होते गए और ये कम होते ही गए, स्केर्स होते गए। द गोल्ड रिजर्व्स वेर स्केर्स, डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वेर स्केर्स। जर्मनी रिफ्यूज टू पे 1923। तो भाई साहब 1918 से वर्साइलेस ट्रीटी इन्होंने साइन किया है और भाई साहब खामियाजा पे कर रहे हैं, तंग आ गए। इन्होंने फाइनली बोला कि भाई साहब अब हम नहीं देंगे। ठीक है, 1923 को उन्होंने डिसीजन लिया कि नो वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी मोर। ठीक है, क्लियर है? ओके, फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल। ठीक है, तो फ्रांस ने इसी मतलब अच्छा तुम नहीं भरोगे, हम वैसा पढ़ते ना, ठीक है, अच्छा तुमको बोला गया तो तुम नहीं करोगे, चलो अभी तुम भुगतो। तो अभी जर्मनी के पास भाई साहब आर्मी नहीं है, ठीक है, जर्मनी के पास भाई साहब रिसोर्सेज नहीं है, जर्मनी के पास फाइट बैक करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए फ्रांस ने क्या किया, रूर में अटैक कर दिया और उनके पूरे कोल को क्लेम कर लिया। कोल रिजर्व्स थे, पूरे कोल के खान को भाई साहब क्लेम कर लिया। ठीक है, कोल रिजर्व्स वे कैप्चर्ड। ओके, तो रूर वाज इंडस्ट्रियल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द फ्रेंच। ओके, जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकरेंसी। ओके, अब इस चीज़ को समझो। ठीक है, जर्मनी में क्या हुआ है भाई साहब, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है। ठीक है, जर्मनी के पास अभी कोई संसाधन नहीं है, तो एक कोल था रिजर्व रूर में, वो भी फ्रांस ने ले लिया है। तो जर्मनी अभी पैनिक में आकर करेंसी नोट्स प्रिंट कर रही है ताकि लोगों के पास पैसा है। क्या ये समस्या का समाधान होगा? क्यों? जीडीपी में ना जाए हम, ठीक है, जीडीपी तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। ओके, व्हाट इज सेइंग इज जीडीपी विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, तो भाई अभी नेशन अगर गरीब है तो ज़्यादा पैसा प्रिंट करते हैं ना। सोल्यूशन, व्हाई कांट इट बी अ सोल्यूशन? नेशन अगर गरीब है तो हम ज़्यादा पैसा प्रिंट करते हैं, कैसे गिर जाएगी? करेंसी की वैल्यू गिरना मतलब क्या होता है? स्केयरसिटी कम हो जाएगी। स्केयरसिटी क्या होता है? कमी, पैसों की कमी। पैसों से आप क्या करते हो? रिसोर्सेज को खरीदते हो। तुम्हारे रिसोर्सेज नहीं है, तुम पैसे को बढ़ा रहे हो। ठीक है, अभी आज तुम
10 रुपए से एक ब्रेड का पैकेट लेकर आ रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे दे दिया जाए लेकिन ब्रेड का पैकेट एक ही है, तो तुम 100 रुपए दोगे उस ब्रेड के पैकेट के लिए, सोल्यूशन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये रिसोर्सेज नहीं है तुम्हारे पास। तुम सोच रहे हो कि अगर मैं पैसा ज़्यादा प्रिंट करूं और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन और समस्या बढ़ जाएगी। भाई साहब, पर्स में कुछ पैसे ले जाकर आप ब्रेड खरीद सकते हो, लेकिन क्योंकि ज़्यादा पैसे आ गए हैं इसीलिए उसी ब्रेड को खरीदने के लिए आपको बैग भर के पैसा ले जाना पड़ रहा है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो इट इज़ नॉट रिजॉल्विंग द इशू, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी बनी हुई है, ठीक है? रिसोर्सेज की स्केर्सिटी क्यों बनी हुई? क्योंकि प्रोडक्शन के जो आयाम हैं उनको तो भाई साहब दूसरे कंट्रीज ने ले लिया। कोल रिजर्व्स पे फ्रांस ने अपना ऑक्यूपेंसी डाल दिया भाई साहब। आपके राइन लैंड पे बहुत सारे सब बंटवारे हो गए, सब दूसरे कंट्रीज ने ले लिया। तो जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, जिन चीज़ों से प्रोडक्शन होता है वही तो ठप है, ठीक है? अभी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को खरीदने के लिए पहले से ही तंगी है पैसों की। आपने लोगों के पास पैसे बढ़ा दिए तो कुछ चेंज नहीं होगा। पैसों से आप चीज़ों को खरीद सकते हो, लेकिन चीज़ तो अवेलेबल होनी चाहिए ना, ठीक है? तो वही चीज़ है, उतनी ही क्वांटिटी में है। अभी आप जहाँ पे 10 रुपए से वो चीज़ खरीदे थे, आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स अनसॉल्व। स्टिल लोग भूखे जाएंगे, ठीक है? पैसों का बैग लेकर भी अगर आप दुकान पे पहुँच गए तो भी भाई साहब आप उस दुकान से भूखे ही लौटेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू गेन एनीथिंग। द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स एज इट इज, ठीक है? देयर इज नो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो ये जो आपका प्रिंटिंग एक्स्ट्रा नोट्स है, ये कभी भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। गरीबी का समाधान ज़्यादा नोट्स प्रिंट कर देंगे तो वो नहीं होता। गरीबी का समाधान होता है रिसोर्सेज को कैसे हम यूजफुली यूज़ करें, ठीक है? टैक्टफुली यूज़ करें। तो इट इज़ अ पुअर सोल्यूशन, इट इज़ इनफैक्ट नॉट अ सोल्यूशन, इट एग्रेवेट्स द प्रॉब्लम ऑल द मोर, ठीक है? तो इसीलिए देखिए, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ये पूरा रेगुलेट करता है कितने पैसे को प्रिंट करना है, कितने पैसे को प्रिंट करना है, वही सर्कुलेट करना है, ठीक है? इसीलिए आपके जब नोट फटे हुए होते हैं तो आप बैंक में जमा करोगे तो वो चल जाएगा, बैंक वाले ले लेंगे, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन मेड कि भाई साहब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हमने इशू किया है, चलिए घूम फिर के फट गया है तो हम इसको जमा भी कर लेंगे, आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना पैसा प्रिंट करेगा ये डिसाइड करता है जीडीपी को, इकोनॉमी को देखकर। ज़्यादा पैसा अगर आपने प्रिंट कर दिया तो आज जो सब्जी आप 10 रुपये किलो ला रहे हो, कल भाई साहब उसी को 1000 रुपये किलो में लाओगे, बिगड़ेगा कुछ नहीं, ठीक है? मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, वही जद्दोजहद, वही स्ट्रगल बना रहेगा, द सेम विल बी द स्ट्रगल, ठीक है? सो जर्मनी पैनिक मोड में आ गई कि यार अभी करें क्या, समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे रिसोर्स वाले जो लैंड है वो तो चले गए, जब्त हो गए, ठीक है? और उनको ऊपर से बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन पे करना पड़ रहा है, कुछ नहीं बचा है। तो चलो भाई साहब हम ज़्यादा प्रिंटिंग करते हैं, नोट्स की प्रिंटिंग करते हैं, लोगों के घर में पैसे पहुंच रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, ठीक है? रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, स्केर्सिटी में है, तंगी है, कमी है इनकी, ठीक है? ओके, सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली विदाउट, मतलब पेपर करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है? लोग भाई साहब बेकरी शॉप में जा रहे हैं ब्रेड खरीदने के लिए, बैग भर के पैसा लेकर जा रहे हैं। क्या करेंगे इसका? वही चीज, वही मारामारी बनी हुई है, ठीक है? सो छोटी छोटी चीजों को भाई साहब ले रहे हैं। देखिए ऐसे नोट्स के बंडल पे भाई साहब लोग बैठे हुए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रिंटिंग नोट्स इज नेवर द सोल्यूशन, इज नेवर द सोल्यूशन टू क्रिएट एन अपलिफ्टमेंट इन द इकोनॉमी। तभी जर्मनी नया गवर्नमेंट आया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो इन्होंने नोट्स छापना चालू कर दिए, बट इट इंक्रीज द प्रॉब्लम्स rather than solving it. Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly, ठीक है? Paper currency recklessly. With too much printed money in circulation, value of German market fell. इससे क्या हुआ भाई साहब, इतना ज़्यादा पैसा फैला हुआ है कि वैल्यू ऑफ जर्मन मार्केट्स फेल हो गए, ठीक है? रिसोर्सेज नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, ये सिर्फ पैसा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, इन अप्रैल अभी देखो कैसा हो रहा है, देखो यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। मार्क्स होता है जर्मनी की करेंसी, ठीक है? एक यूएस डॉलर की वैल्यू कितनी थी? 24,000 मार्क्स, ठीक है? अप्रैल में, ठीक है? और भाई साहब अप्रैल में, जून, जुलाई, जर्मनी ने इस कदर नोट्स की प्रिंटिंग की कि भाई साहब जुलाई में देखो ये कितना हो गया, $1 की कीमत कितनी हो गई, देखो 353,000। समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे 24,000 था, अभी ये कितना हो गया 353,000।
मोर देन 10 टाइम्स, ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन गिर रहा है, ठीक है। फिर आपका भाई साहब उसी मंथ के एंड अगस्त में कितना हो गया भाई साहब, देखो एक महीना और $1 की वैल्यू गिर के कितनी हो गई 98,860,000, मतलब ऑलमोस्ट 1,00,000 हो गया। आप इस नंबर को कंपेयर करो 24,353 एंड दिस नंबर, ह्यूज ड्रॉप। मतलब ये आपके जर्मनी के करेंसीज हैं, मार्क मतलब जर्मनी की करेंसी है, इतना ड्रॉप होता गया भाई साहब, इतना ड्रॉप होता गया। डॉलर से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि डॉलर में ज़्यादा करके देखो जो इकोनॉमी पावरफुल होती है हम इसको जनरली फॉलो करते हैं। तो फिलहाल यूएस डॉलर्स में ज़्यादा आपका धंधा होता है, ठीक है। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको डॉलर्स में दिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा करके आपको डॉलर्स में दिखेंगे। सो डॉलर्स इज एन इंटरनेशनल, हम सारी चीज़ों को अमेरिकन डॉलर्स में मेजर करते हैं क्योंकि देखो अभी तुम्हें मालूम है क्या 1 मार्क्स में कितना रुपया आएगा, ठीक है। तुम्हें मालूम है क्या भाई साहब 1 यूरो में कितना आएगा, 1 पाउंड में कितना आएगा, हर एक की करेंसी अलग अलग है। तो डॉलर को हमने कॉमन डिनोमिनेटर मान लिया है, ठीक है। जैसे आपका ऐसा ही यूनिट होता है, देखो मीटर किलोमीटर ऐसा होता है, तो वैसा ही आपका डॉलर एक कॉमन डिनोमिनेटर हो गया है। तो डॉलर से आप सारे कंट्रीज के इकोनॉमी को कंपेयर कर सकते हैं, $1 का वैल्यूएशन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब ये जितना बढ़ता जाएगा दिस इज अ बैड मार्क, ठीक है, दिस इज अ बैड सिग्नल फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से क्रैश हो रही है, डॉलर का वैल्यू आपका गिरता जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इन दिसंबर द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, बढ़ता ही गया, ऐसे नोट छापे जा रही है, ठीक है। प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोगों के पास पैसा आ गया है तो अभी 10 रुपए की चीज लोग 1000 में बेचेंगे, 1000 की चीज कल 10,000 में बेचेंगे, कल भाई साहब 1 लाख में बेचेंगे, ठीक है। सो प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, द क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है बच्चा बाड़ी, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, ठीक है। और ये था आपका हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा प्राइस राइज। 5 का 10 होना समझ में आता है, 10 का 15 होना समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे 5 का 5,000 हो रहा था, 5,000 का 10,000 हो रहा था, ठीक है। रातों रात भाई साहब ये इंक्रीज हो रहा था। व्हेन प्राइसेस आर फिनोमिनली हाई, ठीक है। तो क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन, जरा सीधे बैठो नहीं, दीवार में ढल के नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डाउन टर्न इन इकोनॉमी, ठीक है। आपका भाई साहब इकोनॉमी टर 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 गिरता ही जा रहा है, ठीक है, ओके। सो 1924 से 1928 तक यूरोप में, पूरे यूरोप में डिप्रेशन था और इसका इम्पैक्ट सबने भुगता, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड कॉलोनीज लाइक इंडिया एंड ऑल, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है, ओके। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस स्टेज, स्टेबिलिटी, जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वे टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। यूएसए इनको शॉर्ट टर्म लोन्स देता था, अमेरिका, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया भाई साहब, ठीक है, बंद कर दिया। 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश। अभी देखो ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ तो इसके इफेक्ट सब जगह हुए। वॉल स्ट्रीट बेसिकली न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, वो भाई साहब क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। तो इसका असर पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में और सारे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी आया, ठीक है। पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स, सब लोग भाई साहब अपने शेयर्स बेच रहे हैं धमाधम, ठीक है, सिंस दे हैड फियर ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। तो जैसे जैसे शेयर्स, 13 मिलियन शेयर्स वेर सोल्ड, ठीक है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये बहुत बड़ा डिप्रेशन हुआ, ठीक है। 1929 टू 32 नेशनल इनकम ऑफ यूएसए, अभी यूएसए जो उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हुआ करता था भाई साहब, उसकी हालत खराब हो गई है। हालांकि वो तो वॉर में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई बड़ा कंपनसेशन नहीं है, कोई ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी भी उसको नहीं साइन करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी खुद की भाई साहब नेशनल इनकम जो है वो आधी हो गई। समझ रहे हैं, एक बड़े स्ट्रॉन्ग नेशन में ये हाल है तो बाकी नेशंस का क्या होगा, ठीक है। सो इट वाज क्रैशिंग, ठीक है। फैक्ट्रीज वर शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल हो गए भाई साहब आपके, फार्मर्स वर बैडली हिट। What else happened people? Speculators withdrew their money from the market, जो लोग पैसा लगाते हैं बाजार में, ठीक है, वो लोग भाई साहब अपना पैसा विड्रॉ करने लगे, ठीक है। Efforts of this recession in the US economy were felt worldwide. अगर यूएस में रिसेशन आता है ना तो सारे कंट्रीज में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रिसेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन का इनिशियल स्टेज है रिसेशन, ठीक है, डिप्रेशन का एक इनिशियल स्टेज होता है रिसेशन, तो इसके इम्पैक्ट सारे कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
German economy was the worst hit by the economic crisis. ठीक है, in 1932 industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. तो धीरे धीरे जैसे साल जाते रहे वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी वैसा रुकता रहा. क्या ही हम प्रोड्यूस करेंगे जब हमारा कोल चला गया है, जब हमारा आयरन और डिपॉजिट्स चला गया है. ठीक है, सो 1929 से जब हम 1932 पे आए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 40% लेस हो गया. इट वॉज लेस बाई 40%. ठीक है, वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स और वेयर पेड रिड्यूस्ड वेजेस. वर्कर्स भाई साहब अपने जॉब्स लूज करने लगे, उनको रिड्यूस्ड वेजेस मिलने लगा. रिड्यूस्ड वेजेस मतलब बहुत कम. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन. इतने लोग भाई साहब आपके अनएम्प्लॉयड हो गए, 6 मिलियन. ठीक है, इन जर्मनी इटसेल्फ. तो जर्मनी की पूरी कमर टूट चुकी थी. ठीक है, यहाँ पे देखो भाई साहब, लोग लाइन देकर ब्रेड खरीदने के लिए बैठे हुए हैं. ठीक है, सो लाइन देकर आपको ब्रेड मिलता था उस टाइम पे. इतना हालत खराब हुई. एम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स. आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भाई साहब काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो, ऐसा है. अभी क्या करेंगे, खाली बैठे हैं लोग, कोई काम नहीं है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, क्राइम बढ़ गया, ये सब होने लगा. ठीक है, सो देयर वाज डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ये आपके लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते थे उस टाइम पे. तो ये सब लाइन में खड़े हैं. कोई इंजीनियर है लेकिन वो पेंटिंग का काम कर रहा है भाई साहब. ठीक है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था लेकिन उसके पास अभी काम नहीं है, तो कोई भी काम दे दो भाई साहब, थोड़े बहुत पैसे दे दो, ऐसा है. तो एक लॉन्ग क्यू हमको मिलता था ऑल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे. ठीक है, यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज. ऑब्वियसली जब लोगों के पास काम धंधा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे. ठीक है भाई, काम धंधा नहीं है, फैमिली चलानी है, पेट चलाना है, तो लोग करेंगे क्या, लूट मार करेंगे और क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ने लगी. इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर इन पीपल. सबसे बड़ा फियर क्रिएट करता है इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, मतलब अगर धंधा चौपट हो गया, अगर भाई साहब पूरा इकोनॉमिक क्रैश होता है तो दीज पीपल गेट इम्पैक्टेड. ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू. तो जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं और पेंशनर्स हैं, सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू. करेंसी भाई साहब लूज कर रहा है अपना वैल्यू. Small businessmen, the self-employed and the retailers suffered as their business got ruined. ठीक है, तो स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड और रिटेलर जो है, इनको भाई साहब बिजनेस दिख रहा था कि गिर रहा है. सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोटेराइजेशन. ठीक है, तो सब लोग भाई साहब डरने लगे. ठीक है, ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर बट द अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, या जिनको एक प्रॉपर सैलरी मिल रही थी, वो किसी तरह से, मतलब बोले ना, किसी तरह से पानी के ऊपर हैं, वैसा है. ठीक है, तो हेड्स अबव द वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. अभी ये बार्गेन नहीं कर सकते. अगर इनके बॉस ने बोल दिया नहीं भाई साहब 9 नहीं 12 घंटे काम करना है, तो करना है भाई साहब. उनकी हालत देखो, उनकी हालत देखो, हम उनसे बेहतर हैं, चलो कर लेते हैं, निपटा लेते हैं. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में खौफ और डर फैलने लगा. ठीक है, कि भाई जो है उसको पहले संभाल लेते हैं वरना वो भी नहीं रहेगा. ठीक है, वीमार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल, बहुत वीक हो चुकी थी. फ्रेजाइल मतलब वीक. वीमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफेक्ट्स थे, हर कॉन्स्टिट्यूशन में होता ही है, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. तो ये भाई साहब क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में ये वल्नरेबल हो गया. ठीक है, another defect was article 48 which gave the president the powers to impose emergency. एक और डिफेक्ट आया आर्टिकल 48 का. ठीक है, प्रेसिडेंट was given the power to declare emergency, suspend civil rights and rule by decree. तो सिविल राइट्स का सस्पेंशन मतलब आप बैठकर कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते, कोई धरना नहीं दे सकते, कोई स्पीच नहीं कर सकते, ये सब सिविल राइट्स हैं. विद इन दिस शॉर्ट लाइफ द मेवाड़ रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग एन एवरेज ऑफ 239 डेज. ठीक है, तो ऐसे भाई साहब ये जो हर 200-300 दिनों में रिपब्लिक का जो नेशनल असेंबली है वो चेंज होता रहे. ठीक है, अच्छा ये भाई साहब नहीं हो रहा है, दूसरा आया भाई साहब 200 दिनों बाद, तीसरा ऐसे हो रहा है. ठीक है, 3-4 महीने ज़्यादा करके. ठीक है, एंड अ लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48 येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन. इनको भाई साहब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, सो दे वर लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द एंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम. ठीक है, ओके ओके ओके.
हिटलर्स राइज टू पावर। नाउ हमने देखा कि भाई साहब जर्मनी अस्त व्यस्त हो चुका है ग्रेट डिप्रेशन में, और सबसे ज़्यादा मतलब अमेरिका जैसा पावरफुल इकोनॉमी अगर क्रैश कर रहा है, रिसेशन में जा रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है, तो जर्मनी की हालत तो और भी ख़राब हो गई थी, ठीक है। सो सब कुछ फेल हो रहा था। तो ऐसे देखो, जब आपको कोई, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, आपकी पूरी मानसिक परिस्थिति ख़राब हो जाती है, तो जब आपको कोई बोल दे भाई साहब वो देखो वो जो जा रहा है ना वही है तुम्हारे इस दुर्दशा का कारण, आप जाकर उसको मार देंगे, है ना। तो यही हिटलर ने किया। हिटलर केम, ही सेड दैट ये नेशनल असेंबली वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है, एंड ही सेड दैट द ज्यूज दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डाउनफॉल टुडे, ठीक है, इनको ख़त्म करो, आप सब ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो हिटलर्स राइज टू पावर, दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, तो कहाँ पे क्राइसिस था भाई साहब? इकोनॉमी में ऑब्वियसली क्राइसिस था, बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जर्मनी गुजर रहा था। इसके अलग अलग रीजंस थे, इनके लैंड जो थे, जो यूजफुल रिसोर्सेज थे, कोल के और जो आयरन के, ये सब ले लिए गए थे। बहुत बड़ा इनको टैक्स पे करना पड़ रहा था, बहुत बड़ा खामियाजा इनको पे करना पड़ा था। पॉलिटी मीन्स पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रैश हो चुका था। नेशनल असेंबली में कोई टिक ही नहीं रहा था, 200 दिनों के बियॉन्ड कोई नेशनल असेंबली जा ही नहीं रही थी। 239 डेज वॉज द एवरेज फॉर विच द नेशनल असेंबली लास्टेड। ऐसे 20 नेशनल असेंबलियाँ बनी भाई साहब, बार बार एक पार्टी आ रही है, नहीं चला पा रही है, दूसरी पार्टी आ रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता जा रहा है। पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों का कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, ठीक है। एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। ये सारे तमाम चीज़ों में हिटलर केम एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड राइजिंग टू पावर, ठीक है। तो एकाएक कोई आदमी आकर भाई साहब बागडोर नहीं संभाल लेता है, मतलब कोई डिक्टेटर नहीं बन जाता है, ये परिस्थितियां उसको डिक्टेटर बनाती हैं, ठीक है, ये सर्कमस्टेंसेस। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, एक गरीब फैमिली के थे ये। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने पार्टिसिपेट किया था, ही वॉज इन द आर्मी, ठीक है, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी। हिटलर वॉज देयर इन द आर्मी फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट। तो आपके उस टाइम पे मैसेंजर, उस टाइम पे भाई साहब फ़ोन वगैरह नहीं था, तो उस टाइम पे कोई मैसेज पहुंचाना हुआ, आपका ये आर्मी यूनिट है, दूसरे आर्मी यूनिट पे कोई मैसेज पहुंचाना हुआ तो लोगों को भेजते थे, तो लोग दौड़ कर जाते थे भाई साहब, बंदूक लेकर दौड़ते हुए जाते थे मैसेज पहुंचाने, ठीक है। एंड ये जो रनिंग होता था ये बहुत डेंजरस होता था, मतलब गोल, कभी भी आप भाई साहब जा रहे हैं किसी रोड से और अचानक से कहीं से आर्मी आ गई, उड़ा दिए जाओगे, मैसेज तो पहुंचेगा ही नहीं, आप भी नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो इस तरह से मैसेजेस पहुंचाए जाते थे। जो मैं आपको बोल रहा था ना 1917 जो मूवी है, उसमें वो बंदा मैसेज पहुंचाता है अपने कमांडर तक, तो वो पूरा उसका जर्नी दिखाया है, कैसे वो एक शहर से दूसरे शहर दौड़ता हुआ, थका हुआ, हारा हुआ पहुंचता है। दीज डेस्टिनेशंस वेर फार ऑफ, बहुत दूर हुआ करते थे, तभी फ़ोन, इंटरनेट या मोबाइल नहीं था, ये मैसेजेस ऐसे पहुंचते थे, ठीक है। एक्चुअली लोगों को भेजते थे आप मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो हिटलर ने एनरोल किया फॉर द आर्मी, एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, ठीक है, बिकेम अ कॉर्पोरल, मतलब जनरल टाइप के बन गए ये। अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, ठीक है। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइलेस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, बहुत गुस्से में आ गए ये वर्साइलेस ट्रीटी उनको बहुत मतलब धक्का पहुंचा है, ठीक है। ही फेल्ट इट, ही फेल्ट द ह्यूमिलेशन, ही फेल्ट द इंसल्ट, ठीक है, उन्होंने इस इंसल्ट को फील किया, ओके। In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party, renamed it as Nationalist Socialist German Workers. इन्होंने इसका नामकरण किया, ठीक है, Nationalist Socialist German Workers, और यही आगे चलकर क्या बना, नाज़ी पार्टी, ठीक है। नाज़ी पार्टी, one of the most ferocious of all parties that has been ever created in any political dimension, ठीक है, ये नाज़ी पार्टी बना, ठीक है। आगे चलकर, ओके। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, ठीक है, बवेरिया एक जगह था, उसका पूरा कंट्रोल लेने के लिए प्लान कर रहे थे। He failed, was arrested, tried for treason and later released. तो फेल हो गए वो, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर भाई साहब केस चला, देन अगेन ही वाज रिलीज्ड, ठीक है, इन 1923। 1929, देखो 1919 से 1923, 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड, अभी भाई साहब पूरा कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। बिजनेसेस वर शट डाउन, बिजनेसेस आपके शट डाउन हो गए। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, वर्कर्स के पास जॉब नहीं रहा। मिडिल क्लासेस वे थ्रेटेंड विद डेस्टिट्यूशन, ठीक है, कुछ नहीं था इनके पास, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं, काम नहीं, ठीक है, एक पूरा इकोनॉमी पूरा क्रैश होता हुआ दिख रहा था सबको, ठीक है, ओके। नाज़ी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर, अभी नाज़ी प्रोपेगेंडा, नाज़ी ने बोला कि भाई साहब हम संभालेंगे इसको,
हम इस देश को उठाएंगे, ठीक है, हमको सपोर्ट कीजिए, वी विल इंश्योर दैट वी आर मूविंग अहेड, ठीक है। ओके, 1928 नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6, तो भाई साहब रेस्टाग में वोटिंग हुई नेशनल असेंबली के लिए और नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिला, ठीक है। नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% ऑफ वोट। तो पूरा जो वोट बैंक था उसका सिर्फ 2% वोट ही नाजी पार्टी को मिला। मतलब अभी तक नाजी पार्टी उतनी फेमस नहीं हो पाई थी या जर्मन लोगों का उतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। ओके, जर्मन पार्लियामेंट, ओके, 1932 बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन हिटलर ने काम किया भाई साहब, कॉन्फिडेंस जीता लोगों का और इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट। 1928 से 32 4 साल में 2% से 37% पर जंप आया, ठीक है। तो इट बिकेम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, एंड इट एंजॉयड द हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर। कभी यूट्यूब में जाकर हिटलर को सुनने की कोशिश करो, हिटलर के वीडियोस देखो, समझ में तो नहीं आएगा कि वो जर्मन में बोल रहा है, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज था ना भाई साहब, आपको समझ में आ जाएगा कि वो बहुत एग्रेसिव था, ठीक है। ऐसे मतलब डेस्क को ऐसे बैंग करता था वो, धाड़ धू धाड़, मतलब इतना पावरफुल स्पीकर था। अगर बोलते थे कि हिटलर के सामने अगर माइक ना भी हो ना, तो भी अगर एक 1000 आदमी का क्राउड खड़ा है ना, तो जो 1000 वाला पर्सन है ना एकदम लास्ट में, वो भी उसको सुन पाएगा, 1000वां इंसान भी उसको सुन पाएगा, इतने जोश में रहता था वो। मतलब लोगों में ना वो कोई लीडर्स ऐसे होते हैं, जब वो बात करते हैं या जब वो एक गैदरिंग को एड्रेस करते हैं, पीपल बिकम चार्ज्ड अप विद देयर यू नो टॉक्स व्हाटएवर, ठीक है। मैं मतलब हम लोग के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम मतलब हमारे कंपनी में मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था ऐसे, और वहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स बैठे हुए थे, तो उनका जो चेयरमैन था ना, मैं प्रेजेंटेशन ऐसे दे रहा हूँ, वो ना मेरे को ऐसे 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 देख, तो ऐसे मेरे हाथ में ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो मेरा ऐसा, तो वो ना मेरे हाथ को ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, प्रेजेंटेशन की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। जो भी है भाई, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो ब्रेक में हम जब बाहर गए तो मैंने उससे पूछा कि हाउ वाज द प्रेजेंटेशन, सो ही सेड गुड, सो व्हाट वाज सो गुड अबाउट इट, सो ही सेड आई डिडंट पे एनी अटेंशन टू योर प्रेजेंटेशन बट आई विल टेक द प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, बोला आप, उसने बोला मेरे को वॉट एवर यू प्रेजेंटेड आई हैड नॉट सीन इट, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट यू, ठीक है। आई सेड व्हाई, ठीक है। तो वो बोल रहे कि आपका बॉडी लैंग्वेज कन्वे करता है कि आप उस चीज़ में कितना इंटरेस्टेड हैं। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो आगे चल के काम नहीं आएगा। आपने बहुत फैंसी प्रेजेंटेशन बनाया रहेगा लेकिन उसमें आप इन्वॉल्व भी नहीं है, ठीक है। आपकी, इसलिए मैं आपके बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था, इसलिए मैं आप देख रहा था कि आप कितना मतलब इन्वॉल्व है इस चीज़ में, ठीक है। सो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज योर इन्वॉल्वमेंट क्रिएट्स एन एंथुसियाज्म इन द पब्लिक। और हिटलर का कभी भी आज जाकर यूट्यूब में हिटलर का स्पीच मतलब ऐसे देखना, जिस तरह से वो बोलता था ना, मतलब एक ऑरा फैल जाता था वहाँ पे। 1000 लोग 10,000 लोग सब कन्विंस हो जाते कि ये आदमी सही बोल रहा है, ठीक है। सबके सबको कन्विंस कर सकता है वो। ऐसा बोला जाता था कि हिटलर के भी पहले कुछ टैक्टिक्स थे। जब वो शुरू में स्पीच देना उसने चालू किया, तो देखो भाई, आप एक भले ही डिस्ट्रक्टिव लीडर हैं, आप एक भले ही वॉर के लीडर हैं, या आपने इतनी तबाही मचाई, लेकिन लोग आपके साथ जुड़े ना, ठीक है। जैसे गांधी के साथ लोग जुड़े, वैसे हिटलर के साथ भी लोग जुड़े ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब सिर्फ जर्मन के लोग ही जुड़े, इतने जगहों से उन्होंने इतने जूस को बुलाकर मरवाया, तो क्या ये कंट्री के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? बाकी के कंट्री के लोग भी इन्वॉल्व थे। सो ही हैड हिज इन्वॉल्वमेंट और ही हैड हिज इन्फ्लुएंस नॉट ओनली इन जर्मनी बट आउटसाइड द टेरिटरीज ऑफ जर्मनी एज वेल। ऑल्दो दिस ऑरा वाज डिस्ट्रक्टिव, स्टिल पीपल वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, भले ही अल्टीमेट रिजल्ट नेगेटिव है, लेकिन है तो ये पॉजिटिव ना, इन्फ्लुएंस कर पा रहा है वो, ठीक है। तो हिटलर वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल स्पीकर, सुपर ह्यूमन पावरफुल स्पीकर थी। जब ये स्पीच देते थे ना, तो शुरू में उन्होंने कैसे प्रैक्टिस किया स्पीच देना, कि ऐसे समझ लो 25 लोगों की गैदरिंग है, स्पीच दे रहे, उन 25 लोगों में इसके 5 लोग रहेंगे और इन 5 लोगों को उसने पेड किया है, भाई जब भी मैं स्पीच दूंगा वाह वाह ये सही बोल रहा है, ऐसा बोलना। तो बाकी के लोगों को अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, वो भी बोला हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, ऐसे करने लगे। ये शुरुआती तौर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है भाई साहब, अगर चल जाता है तो चल जाता है, ठीक
ठीक है। बाकी जब वो मोड में आ गए, जब 1000 लोग उनका, तो इस तरह से भाई साहब पहले 25 लोग उनको सुनने आते थे, इन 25 लोगों में एक ऑरा फैल गया भाई साहब, ओ माय गॉड व्हाट अ स्पीकर ही इज। फिर इस 25 के 50 बने, तो 50 बने तो उसने और 5 लोग भाई साहब पैसे देकर रख लिए, वाह 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 करो भाई साहब, ये चेयर अप करो, तो ये लोग भी 50 के 100 बन गए, 100 के 1000 ऐसे बनते गए, ठीक है। और जब ये 1000 10,000 क्रॉस करने लगे तब इन्होंने अपने आप को बिल्टअप कर लिया, ठीक है। मैं आपको बिजनेस टैक्टिक्स बता रहा हूँ। आपने बोट के स्पीकर्स देखे हैं, है ना, बोट के स्पीकर्स, तो किसी ने शार्क टैंक देखा है क्या, कभी देखने की कोशिश की है? तो शार्क टैंक में जो बोट के ओनर हैं वो पहले सेल्स कैसे करते थे, देखिए इतने सारे आपके स्पीकर्स हैं ना पूरे मार्केट में, इतने सारे, पता नहीं क्या क्या है आपका, अच्छे से लेकर बुरे तक। तो भाई ऐसे चीज़ का डिमांड हम अचानक से मार्केट में कैसे क्रिएट करें? देयर आर सो गुड स्पीकर्स आपके भाई साहब, इतने सारे स्पीकर्स है, JBL वगैरह सब कुछ है। तो इन्होंने क्या किया ना, ये दिल्ली में एक मार्केट है जहाँ पे ये सब स्पीकर्स वगैरह बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो मतलब होलसेल रेट में बिकते हैं, होलसेल, वहाँ पे होलसेल सप्लायर्स हैं। तो उन्होंने बोला, ये एक दुकान है, बहुत बड़ी दुकान थी, तो उन्होंने बोला अपने बंदे को बोला कि जा और पूछ कि बोट के स्पीकर्स हैं क्या। तो क्या बोट के स्पीकर्स हैं क्या कौन सा? नहीं भाई ये तो नहीं है, ठीक है। दुकानदार ने यही बोला, नहीं हमने तो सुना ही नहीं है ये, ठीक है। नहीं हम दूसरा दिखा रहे हैं ना, JBL दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, नहीं मुझे बोट के स्पीकर चाहिए, ऐसे बोल के वो चला गया। फिर दूसरे को 1 घंटे बाद भेजा, जा बोल दे रहा बोट के स्पीकर्स हैं क्या। तो ऐसा करते करते जब 5-6 बार कोई इंसान आता है एक ही चीज़ मांगने, अलग अलग इंसान आ रहे हैं एक ही चीज़ मांगने, तो दुकानदार को भी ठनक लगती है, भाई साहब ये कौन सा स्पीकर आया मार्केट में, सब लोग ये क्यों मांग रहे हैं। तो उसने 1 मंगाया, 1 से 10 मंगाया, 10 से 50, ऐसे भाई साहब वो लोगों को भेजते थे, ठीक है। एंड फाइनली दिस कंपनी बेसिकली गेन्ड ओके, सो अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन। देखिए आपको लोगों को अगर इकट्ठा करना है ना, तो कुछ रिचुअल्स, कुछ स्पेक्टिकल आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये सब जरूरी था, उस पर उसने अपना होमवर्क अच्छे से किया था, ठीक है। हिटलर, अ सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द पीपल, हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर, ठीक है। ओके, द रेड बैनर्स विथ स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह मतलब आप समझते हैं ना, ये दिस इज बेसिकली स्वास्तिक, और ये आपका हिटलर ने सिंबल बनाया, दिस वाज बेसिकली द सिंबल ऑफ हिटलर, ठीक है। नाजी पार्टी का ये सिंबल बना स्वास्तिक, हाँ थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द स्वास्तिक वाज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। रेड बैनर्स विथ स्वास्तिक, द नाजी सल्यूट, नाजी सल्यूट हुआ करता था, हेल हिटलर ऐसे, ठीक है। नाजी सल्यूट मतलब जैसे आप सल्यूट करते हैं ना, तो उनका होता था हेल हिटलर ऐसे, अगर हिटलर जा रहा हो पूरे हजारों के हजारों लोग ऐसे हेल हिटलर करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो दैट वाज नाजी सल्यूट। ये सब आपके चीजें ऐसी बन गई जो लोगों को यूनाइट करने लगी। देखो आप बोलोगे भाई साहब ये कैसे लोगों को यूनाइट कर सकती है, ये रिचुअल्स हैं। जैसे समझ लो अभी अगर जन गण मन हो रहा है तो सबके सब खड़े हो जाएंगे, तो दिस इज अ कॉमन थिंग दैट विल हैपन विद ऑल इंडियंस, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट यूनाइट्स देम। ये जो आपका राष्ट्रीय गीत है ये सबको यूनाइट करेगा, ठीक है। सो ऑल विल स्टैंड अप इन ऑनर ऑफ द नेशनल एंथम बीइंग सung, ठीक है। अगर आप पिक्चर हॉल में बैठे हैं आराम से भाई साहब पॉपकॉर्न खा रहे हैं और नेशनल सॉन्ग बन गया, तो भाई अब आप खड़े हो जाएंगे भाई साहब, है ना, यू विल बेसिकली हैव टू स्टैंड अप। सो इसी तरह से ये सारी चीजें जो हैं
इनसे वो लोगों को कनेक्ट करने लगे. He started basically mobilizing people. So these are certain rituals, these are certain spectacles with which you have to unite people. ठीक है, swastik symbol, Nazi salute and the ritualized rounds and applause after the speeches were all a part of his spectacle of power. तो इसने कुछ लोगों को रखा ही था कि जैसे ही इसका स्पीच खत्म हुआ सब लोग वो चिल्लाम चिल्ली मतलब ऐसा करते रहे. ठीक है, ताकि ये ऑरा फैलने लगे. दिस ऑरा बेसिकली गेट्स स्प्रेड आउट. ठीक है, ये सारी चीजें देखिए, सिर्फ स्पीच देना नहीं होता है, स्पीच का एक होमवर्क होता है जो वो करके आता था, और स्पीच देने के बाद उस इंपैक्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए ये सारे स्पेक्टिकल्स या ये सारी चीजों को फॉलो करता था. ठीक है, दैट्स हाउ ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग. ओके, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. 30th of January 1933 प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप. ये बहुत बड़ी गलती थी. ठीक है, चांसलरशिप हिटलर को दिया. ठीक है, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे हिटलर, हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर. इसको हिटलर को भाई साहब ये दे दिया चांसलरशिप, और बस एक बार हिटलर चांसलर बन गया तो इसको भी उड़ा दिया उसने. ठीक है, सो हैविंग एक्वायर्ड पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. हिटलर ने बोला भाई साहब अभी अपने को डेमोक्रेसी नहीं, अभी अपने को स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप चाहिए. ठीक है, उसने सारे डेमोक्रेसी के जो भी लिंक्स थे उसको काट दिए. ठीक है, ओके, द फ्री डिक्री ऑफ 28th of February 1933. तो जैसे ही हिटलर चांसलर बने, सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली सब बंद करवाओ. ठीक है, ये प्रेस और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये असेंबली कोई काम का नहीं है हमारे. ठीक है, क्लोज इट ऑल, और इफ यू हैव टू यूज इट फॉर नाजी पार्टी प्रोपेगेंडा. नाजी पार्टी का जो भी है उसके लिए प्रेस को यूज करो, उसके अगेंस्ट में नहीं. ठीक है, तो ऐसा हिटलर ने डिक्री ला दी, विच वॉज गारंटीड बाय द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन. कम्युनिस्ट पैक्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. ये बहुत खतरनाक था. ये धीरे धीरे भाई साहब क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाने लगे. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, जैसे सबसे खतरनाक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था वहां पे ऑस्विट्स. ठीक है, ऑस्विट्स वाज द मोस्ट, सबसे ज्यादा कत्ल हुआ है यहाँ पे. ठीक है, ये हिटलर ने सिर्फ जर्मनी में ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स नहीं बनाए, बाकी बहुत सारे एरियाज में भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए. इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में प्रॉपर, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप समझ लो एक पूरा नवी मुंबई का एरिया जैसे होता था. आज भी है, ये आज भी है, मतलब आज एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस है. मैनी पीपल गो एंड विजिट देयर. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े तार होते थे, इलेक्ट्रिक वाले फेंसिंग होती थी, कोई निकल नहीं पाएगा यहाँ से. और यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े मतलब ऐसे खांचे बने होते थे और ऐसे बेड्स होते थे, मतलब आप ऊपर ऐसे बेड भी ना पाएं, सोना है तो ऐसे सोएंगे. ठीक है, यहाँ पे भर भर के लोगों को ट्रेन से लाया जाता था, ट्रेन की कनेक्टिविटी थी यहाँ पे, ट्रेन से लोगों को लाया जाता था और मैसिव मैसेकर होता था. ठीक है, इन मतलब बच्चों को, बूढ़ों को, ये बोलते थे बच्चे और बूढ़े बचने नहीं चाहिए, इनको सब खत्म कर दो. ठीक है, जो थोड़ा काम उम कर सकते हैं उनको जिंदा रखेंगे, बाकी सबको मार देंगे. ठीक है, सो ऐसे लाशों का ढेर रहता था. एक बार कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 100 लोग घुस गए, 100 को मार दिया, उनकी लाशों को भाई साहब ऐसे एक साथ ही दफना दिया. ठीक है, कौन मर गया तो ये अभी ऑस्विट्स कैंप में और बहुत सारे कैंप्स में लिस्ट हैं कौन कौन से लोग, ऐसे भाई साहब फाइल्स भर गई हैं वहाँ पे, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं. एक कभी अगर जीवन में समय मिलेगा, एक छोटी सी बुक है हॉलोकास्ट, इसको पढ़ लेना भाई साहब. हॉलोकास्ट एक्चुअली एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं जिनका नाम है विक्टर फ्रैंकल. ठीक है, विक्टर फ्रैंकल, और ये ज्यूइश थे बेसिकली. इन्होंने उस बुक में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उस टाइम पे क्या हुआ था उसका विवरण दिया है. इनकी फैमिली पूरी लॉस्ट हो गई, इनको मालूम भी नहीं इनके बीवी बच्चे कहाँ मर गए. ठीक है, ऐसा ही था सबके साथ. ये डॉक्टर थे बेसिकली. ठीक है, ही वॉज अ डॉक्टर, और जब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से निकले बहुत टूटे हुए थे. ऑब्वियसली फैमिली ऐसे मर गई है, कोई हिसाब नहीं. जब वॉर ख़त्म हुआ तब ये मतलब बहुत फेमस डॉक्टर बने. इन्होंने भाई साहब सबको बताया कि कैसे लाइफ जीना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो इनके बहुत सारे बुक्स हैं. ठीक है, उनमें से एक पतली सी बुक है, इतनी पतली सी. ठीक है, तो द सर्च फॉर मीनिंग, एक्चुअली हॉलोकास्ट पे इन्होंने बुक ली है, द सर्च फॉर मीनिंग, और मीनिंग लाइफ की मीनिंग के बारे में सर्च है. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे बुक्स. एक मूवी अगर आपको कभी देखनी है तो देख लेना, शिंडलर्स लिस्ट. ठीक है, उसमें एक्चुअली शिंडलर्स लिस्ट एक बहुत पुरानी मूवी है, 1990 हमारे ज़माने में बनी थी भाई साहब. ठीक है, लेकिन आज भी ये उस टाइम के स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसको डायरेक्ट किया है.
और उस टाइम का जो माहौल था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उसको दर्शाया। तो इसमें एक ऑस्कर शिंडलर बोल के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जर्मन थे, वो नाजी पार्टी के ही थे। उन्होंने देखा कि साहब वॉर और चल रहा, चलने दो भाई साहब, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे को इसमें से कैसे फायदा मिले। तो उन्होंने बर्तन बनाने की फैक्ट्री डाली और उनको भाई साहब बर्तन बनाना था। ये वॉर कैंप्स में जो बर्तन लगते हैं बड़े बड़े भाई साहब टम्बलर्स होते हैं वो बना रहे। तो इन्होंने पता नहीं इनको क्या हुआ कि एक मतलब ज्यूज को देख रहे हैं ये कैसे मर रहे हैं, कैसे मारा जा रहा है इनको। तो इन्होंने बोला कि यार मैं इतना पैसा बना रहा हूँ तो क्यों ना इनको बचाऊं। तो उस टाइम पे एक वो था कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यूज को खरीद ले अपनी इंडस्ट्री में काम कराने के लिए तो उनको कोई मारेगा नहीं। तो इन्होंने कुछ 1100 लोगों को खरीदा था और इन 1100 लोगों को खरीदते खरीदते वो खुद बैंकरप्ट हो गया, उनके पास कुछ पैसा नहीं बचा, उनका घर बार सब बिक गया, ठीक है। बट ही वॉज एबल टू सेव दोस 1100 पीपल। और आज भी इनके सिमेंट्री में, इनका जो जहाँ पे दफनाया गया है इनको, आज भी उस 1100 लोगों के फैमिलीज के जो परदादा आते हुए, ठीक है, आज भी वो लोग हर टाइम उनके बर्थडे में सब लोग आते हैं, ठीक है, जस्ट टू बेसिकली पे देयर ट्रिब्यूट्स। क्योंकि उस टाइम पे इन 1100 लोगों को, उसमें बुढ़े थे, औरतें थी, बच्चे थे, इन सबको इसने बचाया था। बोला कि ये वर्कर को मैंने खरीद लिया है। जब नाजी पार्टी का ही कोई इंसान बोल रहा है इस वर्कर को हमने खरीद लिया है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सो ये जो 1100 लोगों को इन्होंने खरीदा था, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मूवी है उस टाइम के। मतलब उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक जर्मन डिक्टेटर था, मतलब उस टाइम पे तो जर्मन्स कैसे होते थे। समझ लो भाई साहब एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, ये एक जनरल है भाई साहब, ये ऐसे उठा, सुबह उठ के दारू पी के एकदम से मस्त है, इसने गन उठाया और जैसे देख रहा है पूरे भीड़ में, ये उड़ा दो, ऐसे ही उड़ा दो किसी को भी, ठीक है, जस्ट शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है, ये ऐसे प्रैक्टिस करते थे। सो दैट वाज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसमें ऑस्कर शिंडलर ने इन सबको बाय आउट किया, ठीक है। ये तो ऑस्कर शिंडलर के पास कुछ बचा नहीं, फैक्ट्री नहीं बची, कहाँ से चलाएंगे, पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो जब वो जर्मनी छोड़ के, जब वॉर खत्म हुआ तो जितने भी नाजी पार्टी के लोग हैं सबको मारा जा रहा था, तो ऑब्वियसली ऑस्कर शिंडलर को भी मारा ही जाएगा, ठीक है। तो ऑस्कर शिंडलर छोड़ के जा रहे थे, तो इन सब ने मिलकर, ये जो ज्यूज को उन्होंने बचाया था, इन सब ने मिलकर उनका जितना भी छोटा छोटा सोना वोना जो भी बचा था उन सबको मेल्ट करके इनके लिए एक रिंग बनाया था, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि यार इस रिंग को मुझे क्यों दिया, इस रिंग से मैं 2 ज्यूज को और खरीद सकता था, उनके जान बचा सकता था, तुम लोगों ने मुझे क्यों दिया, मेरा तो चल जाएगा कैसे भी करके, लेकिन ये जो तुमने इसमें वेस्ट किया, वी कुड हैव बाय 2 more Jews आउट ऑफ इट, ठीक है, 2 ज्यूज को और खरीद सकता था मैं और उनकी जान बच सकती थी। तो दैट इज हाउ द मूवी एंड्स, बट वेरी सिग्निफिकेंट मूवी इफ यू एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स, जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में क्या होता था, ठीक है। ओके, सस्पेंडेड सिविक राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, Communist Pact of established. Out of the surviving 6,800 arrest files of Düsseldorf, a small city, 500,000 population, 1,440 were those of communists alone. They were, however, only among the 52 types of victims persecuted. अभी देखो नाजी ने टारगेट करना चालू किया, ठीक है। किसको मारेंगे ये, ज्यूज को मारेंगे, कम्युनिस्ट्स को मारेंगे, ठीक है, और जो बंजारे होते हैं ना, जिप्सीज, इनको मारेंगे, ठीक है। इन्होंने भाई साहब टारगेट करना चालू किया। ज्यूज एक कम्युनिटी थी, ज्यूज कम्युनिटी के साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी का पहले से ही क्लैश चला आ रहा है, ठीक है। ज्यूज कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी में कुछ रिलीजियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जिन लोगों ने क्रूसीफाई किया था वो सब ज्यूज थे, ठीक है, तो इसीलिए क्लैश है, ठीक है। तो ये पहले से चला आ रहा है और हिटलर ने बोला कि भाई साहब इन सबको मारो, और सिर्फ हमारे घर में या हमारे कंट्री में जो रहते हैं उनको ही नहीं, बाकी के जितने भी टेरिटरीज को हम एक्वायर कर रहे हैं, हिटलर भाई साहब धनाधन सबको एक्वायर कर रहा था। मतलब वो वॉर पे था, इधर पोलैंड पे अटैक कर दिया, पोलैंड को एक्वायर कर लिया, ऑस्ट्रिया हंगरी सबको अटैक कर रहा है और सबको एक्वायर कर रहा है। तो जर्मनी धीरे धीरे धड़ 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 ऐसे बढ़ने लगा। 1939 से 1945 में जर्मनी धड़ाधड़ बढ़ा, ठीक है। और ये धड़ाधड़ बढ़ने का एक रीजन ये था, इसको हम बोलते हैं ब्लिट्जक्रिग, मतलब जर्मन भाषा में ब्लिट्जक्रिग बोलते हैं। ये क्यों बढ़ा, ठीक है। ब्लिट्जक्रिग मतलब क्या है, स्पीड, सुपर स्पीड, ठीक है। मतलब दुश्मन आपको समझ ही ना पाए। जैसे फ्रांस के लोगों ने सोचा कि भाई जर्मनी हम पे अटैक करेगी, आएगी, लेकिन ये हमारा चैनल है, इसको क्रॉस करके जर्मनी हम तक आने में कम से कम 1 महीना लगेगा,
जर्मन सोल्जर्स ने वो डिस्टेंस 3 दिन में कवर किया और फ्रांस पे पूरा रातों रात कंट्रोल कर डाला। ठीक है, फ्रांस के लोगों ने बोला ठीक है भाई साहब, हमको मारिए मत, और हमने बड़े प्यार से शहर को, पेरिस को बनाया है, इसको तबाह मत कीजिए, रहिए, हम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मतलब दे वर सो फेरोशियस। ठीक है, इनकी जो आर्मी थी जर्मनी में, ऐसा फेरोशियस आर्मी मतलब ये किया था कि किसी से मतलब इनको ना अलग से सप्लीमेंट्स दिए जाते थे, इनको इंजेक्शंस दिए जाते थे, मतलब बुल की तरह हो जाते थे, दे वर लाइक अ बुल। ठीक है, मतलब अनकंट्रोलेबल, धनाधन भाई साहब टेरिटरी में घुस कर फियरलेसली अटैक करके। इनके जो टैंकर्स होते थे वो इतना स्पीड में जाते थे, इनके जो एयरक्राफ्ट होते थे मतलब कोई तोड़ ही नहीं था, और धनाधन ये कर रहे थे रशिया में, मतलब पूरे यूरोप में फैलने लगे। ठीक है, और जब ये फैलाव हो रहा था तो साथ ही साथ एक पैरेलल काम चल रहा था ज्यूस को टर्मिनेट करने का। ठीक है, हिटलर ने बोला कि जैसे जैसे हम फैलते जा रहे हैं तो सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, जितने भी आजू बाजू कंट्रीज जिनको हमने अटैक करके एक्वायर किया है, वहां से जितने ज्यूस को पकड़ सकते हो पकड़ो, धरो और मारो। ठीक है, तो ये नाजी पार्टी ने इसको चालू किया। तो मतलब ऑश्विट्ज कैंप में ऐसा बोला जाता था कि सिर्फ ऑश्विट्ज में ही 10,000 लोगों को रोज मौत के घाट उठाया जाता था। ठीक है, 10,000 पीपल वेर एक्चुअली कमिटेड एवरी डे इन ऑश्विट्ज। ठीक है, तो दैट वाज द ट्यून। समझ में आ रहा भाई साहब ये? हाँ, कुछ पूछ रहे थे। हिटलर को ज्यूस, भाई तो मैं बोल रहा हूं आपको कि देखो, अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो आप किसी को कन्विंस कर दो कि भाई साहब ये, एक चीज और बताता हूं, ज्यूस जो हैं, जैसे हमारे इंडियन कम्युनिटी में मारवाड़ीज लोग बोलते हैं हम बिजनेस में आगे हैं, है ना, तो कैथलिक कम्युनिटी में ज्यूस लोग बिजनेस में आगे हैं। ठीक है, तो एक जेलसी है, क्योंकि इनको ना किसी भी काम में शर्म नहीं आता है। ये जूता सिलने से लेकर भाई साहब बड़े बड़े फैक्ट्रीज तक चला लेंगे, इनको काम से मतलब है, काम और पैसे से, इनको किसी काम में कोई शर्म नहीं है। जैसे जो यू नो खानदानी मतलब ऐसा अपने आप को मानते हैं, वो बोलेंगे नहीं ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाला काम करेंगे। तो ऐसा कुछ भी भेदभाव जूस में नहीं था। जूस को कोई भी काम बड़े आसानी से वो कर लेते थे। जूस देखो, आज की तारीख में आप सोचो कि हिटलर ने जब तबाही मचाई तो जर्मनी से जो लोग भागे और जर्मनी के आसपास कंट्रीज से जो लोग भागे, वो जाकर कहाँ पे सेटअप हुए? इजराइल में। इजराइल जो वाकई में एक भाई साहब बोल सकते हैं रेगिस्तान एरिया था, वहाँ पे जाकर इन लोगों ने शरण लिया। ठीक है, इजराइल में लोग ही नहीं थे तो वहाँ के कंट्री ने बोला हाँ आकर रह जाओ। आज की तारीख में इजराइल कितना पावरफुल नेशन हो गया है भाई साहब। ठीक है, वो अकेला सबसे भिड़ रहा है, अकेला सबसे भिड़ रहा है। तो आप समझिए जूस में कितना टैलेंट है। ठीक है, अकेला ही भिड़ रहा है भाई साहब, आओ किसको आना है। ईरान उधर है भाई साहब, इधर भाई साहब हमास से भी लड़ रहा है, पैलेस्टीनियन से भी लड़ रहा है, सबसे अकेले ही भिड़ रहा है। उतने अपने आप को इतना पर्याप्त कर लिया है। ठीक है, अमेरिका का सपोर्ट डेफिनेटली है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ज्यू की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी डेवलपमेंटल कम्युनिटी है, और उनका एक ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक बोल सकते हैं, या उनका विश्वास, उनका मतलब वो कभी भी चिल्लाएंगे नहीं, उनको अगर आप मार भी देंगे ना कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा उनका रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में है। आप अगर जाओगे ना, मतलब किसी रेस्टोरेंट में गए, अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप क्या बोलोगे? वेटर को बुला के चिल्लाओगे ना, क्या बना है? ठीक है, ऐसा ही अपन करते हैं। ज्यूज लोग ऐसा भी नहीं करते हैं। अगर खाना पसंद नहीं आया ना तो आपने फॉर्क देखा रहेगा और चम्मच, इसको लोग ऐसे क्रॉस करके जाएंगे, मतलब हमको खाना पसंद नहीं आया, हम मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमारा सिग्नल है कि द फूड दैट वाज सर्व्ड वाज नॉट दैट अप्रोप्रिएट और नॉट दैट गुड, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसी बात का फायदा उठाया। मतलब अगर आप देखोगे एक पूरे बिजनेस इकोनॉमी को क्रैश करके उनके बिजनेस को लूट लो पहले, तो ये बात है, ये बात। दूसरी बात है भाई साहब, ये पूरी कम्युनिटी क्रैश हो गई, खौफ फैल गया भाई साहब, पूरे पूरे कॉन्टिनेंट में खौफ फैल गया। ठीक है, हिटलर का खौफ फैल गया। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। तो हिटलर ने बोला, हिटलर एक्चुअली सेड दैट ओनली द प्योर रेस शुड सर्वाइव, दैट इज आर्यन रेस। ठीक है, हिटलर के हिसाब से ओनली द आर्यन रेस इज द ओनली ह्यूमन रेस दैट इज सपोज टू लिव, अदरवाइज ऑल शुड बी टर्मिनेटेड, सबको मार दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उसमें इन्होंने भाई साहब एक लिस्ट बनाई। एक्चुअली में एक आपका कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल लिस्ट। तो इस फाइनल लिस्ट में कौन कौन था? पहले नंबर पे थे ज्यूस, फिर थे भाई साहब आपके सोशलिस्ट, या जो लोग सोशलिस्ट अप्रोच को करते थे। एक्चुअली में क्या हुआ था कि यहाँ पे ही कार्ल मार्क्स बोल के एक राइटर थे, और ये कार्ल मार्क्स जो थे वो एक ज्यू राइटर थे, इनको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। एंड ही हैड रिटन अ बुक विच इज नोन एज दास कैपिटल। जर्मनी में ये बुक लिखी गई है और आज तक ये सबसे बेस्ट सेलर रही है, इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है।
ठीक है। सो दास कैपिटल वाज एक्चुअली अ बुक दैट वाज रिटन, और जर्मनी के सॉरी अपना रशिया के जो लीडर थे लेनिन, इन्होंने इस बुक को पढ़ा और कम्युनिज्म को स्प्रेड किया। कम्युनिज्म इज अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने पूरे रशिया में इस कम्युनिज्म को स्प्रेड आउट किया। लेनिन के फॉलोअर थे भाई साहब स्टालिन, फिर तो मतलब रशिया एक कम्युनिस्ट नेशन बन गया, ठीक है। तो इसीलिए हिटलर का गुस्सा था, क्योंकि एक जीव ने इसको लिखा था, ठीक है। इस बुक को एक जीव ने लिखा था और आज की तारीख में ये एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट बन चुका था, ठीक है। ओके, सो तो दिस वाज सस्पेंडेड सिविक लाइफ। तो आपका क्या था भाई साहब? हाँ, तो ये एक था भाई साहब जूस। फिर था भाई साहब आपके आपके सोशलिस्ट, जितने भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को फॉलो करते हैं, मतलब जितने भी लोग सोशलिस्ट अप्रोच, कुछ जर्मन्स ऐसे हैं जो ज्यूज नहीं है लेकिन सोशलिस्ट अप्रोच में बिलीव करते हैं या सोशलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट भी हिटलर थे, ठीक है। हिटलर वाज अगेंस्ट देम एज वेल। नाजी पार्टी उनके भी अगेंस्ट थी। जिप्सीज, जिप्सीज मतलब कौन होते हैं? मतलब जो बंजारे लोग होते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं। आप देखो खांडेश्वर स्टेशन जाओगे तो वो जो ग्राउंड है वहां पे आपको दिखेगा ये लोग रहते हैं, वो इधर ही रहते हैं, ठीक है। मतलब बंजारे लोग हैं ये, रास्ते पे पड़े हुए ऐसे रहे, इनका कोई मतलब घर बार नहीं है, ऐसे घूमते रहते हैं। तो हिटलर के हिसाब से ये लोग भी समाज में नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर या उनकी नाजी पार्टी, तभी साइंस में बहुत डेवलपमेंट हो रहा था। अभी साइंस मतलब साइंटिस्ट पे काफ़ी प्रेशर था, ठीक है, कि बड़े बड़े बॉम्ब्स निकालें, बड़े बड़े वॉरफेयर टेक्निक्स निकालें। तो जब साइंटिस्ट पे प्रेशर बढ़ने लगा, अभी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेट से आपने कोई वैक्सीनेशन निकाला, ठीक है, कोई दवाई निकाली, तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले आप एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं, ठीक है। एनिमल्स पे जब ट्रायल सक्सेसफुल होता है तब आप ह्यूमंस पे ट्रायल करते हैं। फिर जब ह्यूमंस पे ट्रायल सक्सेसफुल होता है उसके बाद उस दवाई को निकाली जाती है। आप देखिए कोविड-19 में जो आपका वैक्सीनेशन है उसमें टाइम क्यों लगा? द रीज़न वाई इट टुक टाइम इज़ बिकॉज ये आपके ट्रायल्स हो रहे थे। ह्यूमन ट्रायल लास्ट स्टेज है, और ह्यूमन ट्रायल मतलब जो इच्छुक व्यक्ति है सिर्फ उसको ही कर सकते हैं आप, ऐसे किसी को धनाधन नहीं लगा सकते। द पर्सन हु इज एक्चुअली ऑफरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर द ट्रायल टू बी कंडक्टेड ऑन दैट, ओनली दैट पर्सन कैन बी चोजन। लेकिन जिप्सीज को जब पकड़ा जाता था इन पे ट्रायल्स किए जाते थे। तुम जेल में हो भाई, क्या चलो लगाओ इसको इंजेक्शन, ऐसा, ठीक है। तो इन जिप्सीज पे फोर्सफुली ट्रायल्स किए जाते थे, ठीक है। सो ये सारी चीजें चल रही थी, बहुत मास स्केल में चल रही थी। इट वॉज मास स्केल ऑन विच ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रायल्स वेर गेटिंग परफॉर्म, ठीक है। सो तो ये सब आपके हिटलर के लिस्ट में थे, ठीक है। तो मार्च 1933 फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। डिक्टेटरशिप मतलब होती है तानाशाही, एक ही कोई लीडर रहेगा और उसी लीडर के अनुसार पूरा कंट्री चलेगा, ठीक है। देयर वाज वन लीडर एंड दिस टाइम द लीडर वाज हिटलर, ठीक है। हिटलर वुड बी कंट्रोलिंग द एंटायर जर्मनी। डिक्टेटरशिप एक्ट आ गया भाई साहब, गेव हिटलर ऑल द पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्रीट। पार्लियामेंट गया भाड़ में, अभी तुम्हारा लीडर मैं हूं, ठीक है, रूल बाय डिग्री। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैन। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने भी ट्रेड यूनियंस थे सबको बैन कर दिया गया, ठीक है, ऑल वेर बैन। एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल, तो हिटलर ने पूरी कंप्लीट कंट्रोल लाई किसमें? इकोनॉमी में, मीडिया में, आर्मी में और जुडिशरी में, ठीक है, इन सब में भाई साहब पूरा कंप्लीट कंट्रोल। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेर क्रिएटेड। स्पेशल सर्वेलेंस क्या होता है? ये एसएस फोर्सेस बोलते हैं हम इनको, ठीक है, बहुत खतरनाक होते थे ये ना जूस को आइडेंटिफाई करते थे। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? जूस के शॉप्स को आइडेंटिफाई करना, जूस को एक्चुअली में जाकर आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जूस के घरों में, घरों के बाहर ऐसे स्टार साइन लगाने लगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करने लगे? जूस के शॉप्स के बाहर ऐसे स्टार साइन लगना होना जरूरी है।
अगर आप क्लॉथिंग कुछ भी पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, तो कोट पे भी आपका ऐसा स्टार साइन होना चाहिए, ठीक है। पहले पहले तो ये किया गया, क्यों किया गया? नहीं, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उस पर ही गोली चलाना है, ठीक है। इसको ही पकड़ के ले जाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ठूसना है, ये, ठीक है। तो पहले ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए जाने लगे, ये जूस की प्रॉपर्टी है, ये जूस का शॉप है, ये जू है, ऐसे, ठीक है। सो ये स्पेशल सर्वेलेंस, इसको एसएस फोर्स बोलते थे, ये यही काम करता था, ठीक है, आइडेंटिफाई करना और ये ठप्पा लगाना, ठीक है। एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वे क्रिएटेड। तो रेगुलर पुलिस था भाई साहब पहले तो, ठीक है, दिस वाज बेसिकली रेगुलर पुलिस। ये एम्ब्लेम आप देख रहे हो, हेल हिटलर, दिस इज बेसिकली हेल हिटलर, ठीक है। ये इनका सल्यूट हुआ करता था और जोर से सब लोग चिल्लाते थे हेल हिटलर, ठीक है। दैट वाज द सल्यूट दैट दे यूज्ड टू डू। पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, ठीक है, पुलिस एक ग्रीन यूनिफॉर्म होता था। फिर स्टॉर्म ट्रूपर्स होते थे, ठीक है। गेस्टापो, इसको बोलते थे सीक्रेट पुलिस। ये गेस्टापो क्या करता था? खबर निकालता था, खबरी बोलते हैं ना, ठीक है। तो समाज में फैलकर, अच्छा ज्यूस कहाँ पे हैं, अच्छा ज्यूस क्या कर रहे हैं, ये ज्यूस के अंदर ही घुस जाते थे और सारा खबर निकालते थे। ज्यूस को ये मालूम ही नहीं था। दिस वाज नोन एज गेस्टापो और द सीक्रेट पुलिस, ठीक है। ये सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, ठीक है। देन एसएस, दैट इज द प्रोटेक्शन स्क्वाड। ये एसएस भाई साहब बहुत खतरनाक हुआ करता था। ये किसी एसएस के सारे पर्सनल को ये पावर था कि आपको लगता है ना किसी जू को मारना है, बेधड़क मार दीजिए, यू हैव द पावर टू किल एनीवन, ठीक है। किसी जू को अगर मारना है कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। दैट इज हाउ थिंग्स वेयर। क्रिमिनल पुलिस एक हुआ करता था। तो ऐसे बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए जस्ट टू कंट्रोल द सोसाइटी, ठीक है, जस्ट टू कंट्रोल द सोसाइटी। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चेंबर्स। तो ये गेस्टापो टॉर्चर चेंबर्स होते थे जहां पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था, कहीं कहीं पे मार भी दिया जाता था। दीज वर गेस्टापो चेंबर्स। मतलब इंसान के लाइफ की कोई कीमत नहीं थी, स्पेशली जूज एंड जिप्सीज। कोई अकाउंट नहीं था, मारना है मार दो, कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं है, ठीक है, कोई क्रिमिनल प्रूव नहीं होगा, ठीक है। द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन, भाई साहब असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हल्जमार शास्त, ठीक है। इकोनॉमिक रिकवरी, ये स्मार्ट इंसान थे बहुत, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान बनाया, कैसे हम इकोनॉमी में रिकवरी करेंगे, ठीक है। हल्जमार शास्त, ठीक है, एम्ड एट फुल प्रोडक्शन। भाई साहब धनाधन प्रोडक्शन करो। सारे फैक्ट्रीज को इन्होंने खोला, सारे इंडस्ट्रीज को खोल दिया, पूरा फुल स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। सबको एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी वर्किंग, ठीक है। ओके, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट की। प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज। जर्मन सुपर हाईवेज, ठीक है, आज भी बहुत फेमस हैं। देन प्रोड्यूस द पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन। ये वॉल्क्सवैगन जो है वहां का मैन्युफैक्चरिंग था, ठीक है। वॉल्क्सवैगन भाई साहब प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स। फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आए, हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। इन्होंने बाकी सब प्रांतों में भी इंप्रूवमेंट आया, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लोग जब देख रहे हैं प्रोडक्शन मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ये सारी चीजें हो रही, मतलब हमारा समाज जो है तो ऊपर आ रहा है, तो देन दे वर अलाइंड विद हिटलर, ठीक है। ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस। थैंक यू सो मच।